चेहरे को छूते हुए उसने मन ही मन अपनी छाती पर हाथ फेरा। उसकी पीठ सीधी हो गई। ऊपर देखते ही उसकी नजर सामने बने महल पर पड़ी और उसने धीमी सी सीटी बजाई। पैसा, उसने ईर्ष्या भरी निगाहों से पैसा, उसने ईर्ष्या भरी निगाहों से बुदबुदाया। फिर जूलियन को देखकर उसकी निगाहें और चौड़ी हो गईं। ईथन आत्मविश्वास से द्वार की ओर बढ़ा। फुसफुसाते हुए, आप किसी की संपत्ति में घुसपैठ कर रहे हैं। उसने फुसफुसाते हुए और इशारे करते हुए कहा। इसलिए वे वहां से चले जाने से डरते थे और उन्हें डर था कि इससे मालिक को उनकी उपस्थिति का पता चल जाएगा। हाँ हाँ, ये बहुत मजेदार है। मैं नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। जूलियन उसकी हरकतों पर जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे के हाव भाव उत्ते और हास्यपूर्ण थे। ईथन के कंधे हल्के से कांप रहे थे। ईवा उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत ही हास्यास्पद। यह विचार कि वे उस हवेली के मालिक हो सकते हैं, उसके मन में कभी नहीं आया था। उनकी ओर बढ़ते हुए उसने उनके हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वह वहां जम गई। ड्राइवर के शब्द। मालिक, द्वार खुला है, आप अंदर आ सकते हैं, ब्लेन ने द्वार खोलते हुए कहा। एक चाबी के साथ। ईवा ने उन्मादपूर्वक अपना सिर उन दोनों की ओर घुमाया और उनकी मुस्कुराती निगाहों से नजरें मिलाईं। वह अविश्वास से हड़बड़ा उठी। तुम भी दोनों, आपका घर? उसने चौड़ी आंखों से पूछा, जैसे तश्तरियां। क्या? यह विचार उसके मन में गूंज उठा और दोनों ने उसकी ओर सिर हिलाया। असंगत प्रश्न। वो उन्हें घूरती रही, उनका निरीक्षण करती रही। उसे लगा कि यह काफी नहीं है। उसने चुटकी ली। जूलियन की त्वचा मानो अपने नकली मांस को खींचकर अलग करने की कोशिश कर रही हो। ओह ईवा, क्या तुम मेरी त्वचा? जूलियन दर्द से कराह उठा और अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिए। वह ईथन की ओर मुड़ी। जो उसके इरादों को भांपते हुए उसने अपनी गति तेज कर दी और दरवाजे से बाहर निकल गया। आपकी आयु कितनी है? क्या आप अमरत्व की साधना कर रहे हैं और आप युवावस्था में ही 100 वर्ष के हो गए हैं? शरीर, ईवा ने तेजी से पूछा। उसके शब्दों से ईथन लगभग लड़खड़ा गया था। तुम्हारे दिमाग में किस तरह के उलझे हुए विचार चल रहे हैं? जूलियन ने उसके करीब आते हुए पूछा। क्या मेरा चेहरा 100 साल के बुरे आदमी जैसा दिखता है? मुझे पता है कि मेरे पास समय की शक्तियां हैं, लेकिन मैं अभी तक उस असंभव स्तर तक नहीं पहुंचा हूं जहां मैं अपनी उम्र को पीछे कर सकूं। चलो अंदर चलते हैं, जूलियन ने कहा। उसकी आवाज में एक तीखापन था। जब वह उसे घसीटकर घर के अंदर ले गया तो वह असहाय थी। ईवा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर यह सामान्य स्थिति होती तो वह इसे स्वीकार कर लेती, लेकिन यह एक अलग ही माहौल में था। एक भयानक प्रलयकारी भूमिगत शहर जहां हवा जैसी प्राकृतिक चीजों के लिए भी भुगतान किया जा रहा है। फिर इसमें अन्य कर और विटामिन की कीमतें भी जोड़ दें जिनके लिए उन्हें भुगतान करना पड़ा। इसलिए उसे यह बताना कि यह हवेली उनकी है ऐसा था जैसे उसे यह बताना कि भूत प्रेत वहां मौजूद है। गर्भवती। उसकी निगाहें चारों ओर दौड़ती रहीं और वह अंधेरे आंतरिक जगहों और फर्नीचर को निहारती रही। उसका हाथ चला गया। सहज ही उसने जूलियन की कलाई को हल्के से चुटकी से दबाया और अभी भी उसके कथित अंत को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। असली त्वचा। जूलियन केवल उसकी कलाई को मजबूती से पकड़े रह सका। अपना खुद का आलीशान घर पाने के लिए आपको केवल कालकोठरी का विजेता बनना होगा। यह ऐसा है, बस इतना ही। और नहीं, तुम्हारे दिमाग में चल रहे उन अजीबोगरीब विचारों की बात नहीं कर रहा हूं। जूलियन ने कहा। उसका लहजा गंभीर था। ईवा की आंखें चमक उठी। इसका मतलब है कालकोठरी विजेता इक्वल्स महल और धन। उसने मन ही मन हिसाब लगाया और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिल उठी। उसे धोखा मत दो ईवा, कालकोठरी पर विजय प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ईथन ने बगल से अपनी बात कही। उसका स्वर ठंडा और गंभीर था, मानो उसने सारी खुशियों को लगभग खत्म कर दिया हो। उसका दिमाग। ब्लेन, उसके कमरे तैयार करो। वह हमारे साथ ही रहेगी, ईथन ने निर्देश देते हुए कहा। वह सीढ़ियां चढ़कर अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा, जहां उसे किसी महत्वपूर्ण काम से निपटना था। जी मालिक, ब्लेन ने ईथन की पीठ की ओर जवाब दिया। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो ब्लेन से पूछना, जूलियन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा और उसके जाने से पहले ही चला गया। प्रतिक्रिया देने का मौका मिला। उसने भौहें चढ़ाते हुए अपने बालों को ठीक से समेटा। मिस, मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूं, ब्लेन ने आगे आगे चलते हुए कहा। वे सीढ़ियां चढ़कर पश्चिमी विंग की ओर बढ़ने लगे। वे गर्म नीले रंग की दीवारों वाले एक स्वीट में दाखिल हुए। यह आपका कमरा है। यहां से उत्तर की ओर जूलियन और दक्षिणी क्षेत्र मास्टर एथन के अधीन है। उन्होंने कहा। उपरोक्त अध्ययन पर चर्चा करना प्रतिबंधित है। उसने अपनी घड़ी निकालकर समय देखने के लिए थोड़ी देर रुक गया। 30 में भरोसा जाएगा। माफ कीजिए। ब्लेन का लहजा और हावभाव वह एक पेशेवर बटलर के समान थे जो वे वास्तव में थे। ईवा ने जवाब में सिर हिलाया और देखने लगी। उसे जाने दो। जब वह कमरे में अकेली थी तो वह मानसिक रूप से परेशान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं पूरी तरह थक गया हूं। उसकी नाक को उससे आ रही हल्की दुर्गंध महसूस हुई। वह कपड़े उतारने और नहाने के लिए उठी। फिर उसे याद आया कि उसके सारे कपड़े एथन के स्पेस बैग में थे। हताशा भरी आह भरते हुए वह कमरे से बाहर निकल गई और बुदबुदाई, जूलियन ने क्या कहा था? कमरा उत्तर दिशा में, एथन का दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण दिशा कहां है? उसने अपनी बाहें फैलाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि उत्तर और दक्षिण किस दिशा में है। उसने बाईं ओर देखा और फिर दाईं ओर। सही विकल्प चुनने से पहले ही उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं पहले से ही सक्रिय हो चुकी थी। बहुत ज्यादा सोचने से पीड़ित। वैसे भी अगर उसे गलत वाला मिल जाता तो वह बाईं ओर चली जाती। इसी विचार के साथ वह गलियारे से गुजरी। फिर जैसे ही वह वापस लौटी उसके कदम पीछे हट गए। खिड़की के पास से गुजरा। हवा के झोंकों के बीच धीरे धीरे हिलती हरी फसलों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तारों की रोशनी में मोहक ढंग से चमकती हुई खाने से सजी हुई प्लेट को घूरते हुए उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। मैदान पर शानदार प्रदर्शन। उसने अपना चेहरा शीशे से सटा लिया और फसलों को लालसा भरी निगाहों से देखने लगी, प्रेरणा की तलाश में। उसकी आंखों में चमक थी। खुद को वहां से अलग करते हुए वह गलियारे में आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। गलियारा असामान्य रूप से शांत था और वहां एक भयावह, लगभग दमनकारी वातावरण छाया हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे वह थी वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है जिससे रोशनी अंदर आ रही है। अध्याय 14। मेरे पास पूरा समय है। ईवा दरवाजे के और करीब गई। उसकी निगाहें कमरे के अंदर झांक रही थी।
कमरे के अंदर एक आदमी उसे कुर्सी पर बांध दिया गया था। जूलियन उसके सामने ठंडी घृणा भरी मुस्कान के साथ खड़ा था, उसके दस्ताने पहने हुए हत्यात्मा के उपकरणों के बीच से भागते हुए। तो मुझे बताओ, हमारे पानी। उसका लहजा ठंडा था जब उसने एक दूसरा हेलमेट उठाया। वह आदमी कांप उठा और अपनी जंजीरों को खींचने लगा। मालिक, मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मुझे धमकी दी। कृपया उसके चेहरे पर लगे के कारण उसकी गति अधूरी रह गई। जूलियन ने पीछे की तरफ एक बटन दबाया और वह आदमी अपनी जंजीरों को झटकने लगा। उस आदमी को महसूस हुआ कि सांस रोकने वाले मास्क के कारण उसके फेफड़ों से हवा निकल रही है। सांस फूलने से उस आदमी की सिर फूल गई और लाल हो गई। उसका संघर्ष कमजोर पड़ गया। रुको, और ठीक समय पर जूलियन ने बटन दबाकर हेलमेट उतार दिया। वह आदमी लालच से गहरी सांसें ले रहा था, पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था और वह कमजोरी से लेटा हुआ था। कुर्सी। जूलियन ये सब उदासीनता से देखता रहा, कबूल करने के लिए तैयार। अगर आप चाहें तो हम पूरे दिन बात कर सकते हैं, हमारे पास पूरा समय है, जूलियन ने सपाट लहजे में कहा और अपने शब्दों को साबित करने के लिए ऐसा किया। उसने अपनी उंगलियां उठाई और एक समय के धुंधले आंकड़े तैरते हुए निकले और उस आदमी के चारों ओर लिपट गए। जूलियन ने अपनी उंगली हिलाई। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से उस व्यक्ति के लिए एक सेकंड पहले का समय वापस लौट जाता है। सांस फूलने की उसी अनुभूति को बार बार महसूस करते हुए वह आदमी छटपटाने लगा। उसका दम घुट रहा था। पिटाई। ठीक वही क्रिया बार बार दोहराई गई, लेकिन वह व्यक्ति इस बात से अवगत था। दूसरी बार होने के कारण। वाह! ये शब्द कमरे में गूंजे। ईवा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से पीछे से गर्म दीवार से टकराने पर उसने अपना मुंह ढक लिया और पीछे हट गई। उसकी त्वचा में झुनझुनी सी दौड़ गई। भयानक दृश्य से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी फिल्म के दृश्य जैसा था। डरावनी फिल्मों में जब आप चाहे जैसे भी भागे, भूत हमेशा आपका पीछा कर ही लेता है। इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ जरूर होगा। उसकी नजरें धीरे धीरे ऊपर उठी, अंधेरे में चमकती हुई पतली आंखों से मिली और वह लगभग अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी। चीखते हुए उसने देखा कि वह एथन था। आह, मेरा बेचारा दिल, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने अपने हाथों से अपनी छाती को ढक रखा था क्योंकि वह अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो वह जम सी गई। दरवाजा चरमराते हुए खुला और जूलियन वह बाहर निकला। उसका भाव अभी भी ठंडा और उदासीन था। उसने भौहें उठाकर उसे घूरा, मानो उससे पूछना कि क्या उसने कुछ देखा है। हे, उनकी शांत निगाहों के नीचे ईवा घबराकर हंस पड़ी। उसने चुपके से कोशिश की। मैं एथन से दूर भागना चाहती थी, लेकिन एक हाथ ने उसके कंधों को थाम लिया। उसने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे तो आपके कपड़ों का रंग भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैंने तुम दोनों को नहीं बताया था कि मेरी रात की दृष्टि कमजोर है? उसने झूठ बोला, पलकें झपकाते हुए। उनसे मासूमियत से पेश आते हुए उसके चेहरे के भाव मानो चिल्ला रहे थे कि मेरा विश्वास करो। ओह टिल्डे, तो तुम अपने कमरे से बाहर निकले और अंधे होकर इधर उधर भटकते रहे, जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वैसा नहीं लग रहा था। उसके हाथ उसकी छाती पर बंधे हुए थे और वह शब्दों को गढ़ने के लिए उसे घूर रहा था। वह मुझे उत्सुकता थी कि वह इस स्थिति से खुद को कैसे बाहर निकालना चाहती है। आपको यहां नहीं होना चाहिए। ईथन के ठंडे शब्द उसके कानों में गूंज उठे, जिससे उसका शरीर कांप उठा। तनावग्रस्त। वे एक अजीबोगरीब दमनकारी चुप्पी में डूब गए। थोड़ी देर बाद ईवा को राहत मिली। उन्होंने पकड़ लिया था, वह पहले ही उसके बारे में जान चुकी है और उसके झांसे काम नहीं कर रहे हैं। बेहतर है कि वह सच बता दे और मामला खत्म कर दे। इससे उसे कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। मैं चौथे स्तर की ऊर्जा नियंत्रक हूं, एक दुर्लभ प्रतिभा जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। बोलने से पहले उसने अपने शब्दों को इकट्ठा करने के लिए कुछ देर रुक गई। जूलियन ने अपनी हंसी को खुलकर बाहर आने से रोक लिया, वरना इससे पूरा मकसद ही बेकार हो जाता। उसे डराना। उसके द्वारा अपनी खूबियों को गिनाने पर एथन अचंभित रह गया। उसने बस इतना कहा कि उसे यहां नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वह चली जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसके लहजे से ईवा ने उसके शब्दों को गलत समझ लिया था और मुझे लगा कि वह उसे चुप कराना चाहता है। आप मुझे रिश्वत देकर चुप करा सकते हैं। जरा सोचिए, मुझ जैसे इतने बड़े एसेट को अपने पास रखना, चुप रहने के लिए पैसे देना। क्या ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा संयोजन नहीं है कि आप अपना रहस्य भी छिपाएं और एक दुर्लभ व्यक्ति को भी जाने? मेरे जैसा टैलेंट। ईवा ने अपने सेल्स पिच को बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में प्रस्तुत किया। वह जानती थी कि लड़ाई के मामले में वह उन दोनों को हरा नहीं सकती और इस पर उसी क्षण उसे उच्च स्तर पर अपग्रेड करने का महत्व समझ में आया। हाँ, मैं अब और नहीं कर सकता। जूलियन जोर से हंस पड़ा और दीवार को पकड़ लिया। उसके कंधे कांप रहे थे और उसे सहारा देना पड़ रहा था। क्या आपको लगा कि हम आपको मारना चाहते थे? हाँ, ओह, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? जूलियन हंसी के बीच बोलते हुए। एथन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह समझ गया था कि क्या हो रहा है। पर ईवा जम सी गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो चाहती थी कि जमीन फट जाए और उसे निगल ले। उसकी आज उसकी अति सक्रिय कल्पना ने उसे शर्मिंदा कर दिया है। उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर उसे झुनझुनी सी महसूस हुई और वह चिढ़ गई। आप क्या कर रहे हैं? हंसना। उसने ठंडे स्वर में पूछा। जूलियन ने उंगली उठाते हुए कहा, 1 मिनट। उसने जवाब दिया और हंसना जारी रखा। एथन अटूरा हंसने के बाद उसने खुद को संभाला और जूलियन को थपथपाकर रुकने का इशारा किया। ईवा के बिगड़ते चेहरे की ओर इशारा करते हुए उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उनकी हंसी रुकते देख, तुम दोनों मुझे मेरे भावनात्मक और मानसिक आघात के लिए भुगतान करोगे। तनाव। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं कल ठीक से सो पाऊंगा या नहीं। भुगतान करें। यहाँ भोजन या पैसा स्वीकार किया जाता है। ईवा की भावहीन आवाज कमरे में गूंज उठी। उसका हाथ एक अजीब से अंदाज में फैला हुआ था। भुगतान प्रस्ताव। जब मैंने देखा कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने कहा, मैं आप दोनों को छूट दे सकता हूं, बस 50 सोने के सिक्के। उसका लहजा ऐसा व्यवहार किया मानो उन पर कोई एहसान कर रहे हो। दोनों आदमी अवाक रह गए। वे समझ गए थे कि वह गंभीर है। उसने पूरी तरह से अनुरोध किया था, भावनात्मक और मानसिक कष्ट के लिए 5000 चांदी के सिक्के। ये जूलियन का इनकार उसकी खाली निगाहों के सामने गले में ही अटक गया। उसे लगा कि अगर वह नहीं लाया तो, अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो सोते समय उसकी हत्या कर दी जाती। उसकी घूरती निगाहों से वह थोड़ा डर गया। ईथन ने समझदारी से कुछ नहीं कहा और स्पेस बैग खोलकर पैसे निकाल लिए। यह उसकी गलती थी। उसने 50 रुपये गिनकर उन दोनों के लिए भुगतान किया और उसके चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान थी। ईवा के होठों से ये शब्द फूट पड़े।
नेतृत्वकर्ता, आपके स्नेह और देखभाल से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। उसका लहजा बेहद घृणित था। प्यारी, उसने थैली को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे थोड़ा हिलाया ताकि उसमें से आने वाली कुरकुरी आवाज सुन सके। धन। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने की तकनीक और लालची व्यवहार को देखकर जूलियन की भौहें तन गईं। उसने एथन से अपना सामान लिया और मधुर गुनगुनाते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। अध्याय 15 क्या खरीदें? हम मांस, फिर मांस। स्नान करने के बाद उसने अपने कमरे में रात का खाना खाया। उसे संतुष्टि और आराम महसूस हुआ और आखिरकार उसे अपने नए खरीदे गए स्पेस बैग को देखने का मौका मिल गया। बिस्तर पर बैठी हुई उसने बैग से सब कुछ बाहर निकाल दिया। खंजर, एक काला चाबुक, एक फूला हुआ थैला और एक गिलास जिसमें ऐसा पदार्थ भरा हुआ है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने थैले में तलाशी ली और उसकी कल्पना में केवल मकड़ी का शव ही दिखाई दिया। शेष रहा। उसने अविश्वास से पलकें झपकाईं। मुझे लगा था कि चोर तो अमीर होते हैं। गरीब साथियों। उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चीजों पर पड़ी और उसने थैली उठा ली। खुलना जिपर से सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। थैली को देखते हुए उसके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई। सोने के सिक्कों से भरा हुआ। जैसे ही उसने सिक्के गिने, कमरे में सिक्कों की खनक गूंज उठी और उसे कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या मिली 5000 सोने के सिक्कों का। हाँ, मैं अमीर हूँ। वह चीखी और बिस्तर पर इधर-उधर लौटने लगी। खुशी से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके होठों से खिलखिलाहट भरी हंसी निकल रही थी। वह उठकर बैठ गई, उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसने सिक्कों को फिर से गिनना शुरू कर दिया। क्या खरीदें? हम मांस, फिर मांस। उसके मन में बस यही विचार थे। वह सब कुछ भूल गई थी। कालकोठरी के उपकरण, विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण चीजें। बाद में जब उसने सारी रकम घटा दी तो उसे पता चला कि यह पैसा 1 महीने भी नहीं चल पाएगा। ये कितनी भयावह खोज है। अब ईवा खुशी से झूम उठी। उसने ध्यान से थैली की जिप बंद की और उसे अपनी जगह पर रख दिया। वह बैग को ऐसे कोमल हाथों से हिला रही थी जैसे कोई अंडा संभाल रही हो। उसके होठों से जम्हाई निकली। थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई। उसने पलकें झपकाईं और बाकी सामान वापस पैक कर लिया। बिस्तर पर लेटने से पहले तकिए पर सिर रखते ही वह नींद में डूब गई। कुछ समय बाद हवेली शांति छा गई, बत्तियां बुझ गईं। लेकिन ईवा के कमरे में काले रंग का आंसू के आकार का टैटू ऐसे धड़क रहा था मानो जीवित हो। वह रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उसकी नसें फड़क रही थीं और सोते समय ईवा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह उसके हृदय की ओर बढ़ा, उसकी शक्ति के स्रोतों की ओर, उसके बगल में स्थित एक हरे क्रिस्टल की ओर। दिल। ये क्रिस्टल वह स्थान है जहां शक्ति संग्रहित होती है जिसे मनुष्य अपनी शक्ति से उपयोग कर सकता है। टैटू करीब आया। क्रिस्टल से हरी रोशनी की हल्की हल्की किरणें निकलकर काले टैटू में फैल गईं। इसका रंग गहरा और बड़ा होता गया, फिर 2 भागों में विभाजित हो गया। ईवा नींद में असहज महसूस करते हुए भौहें सिकुड़ी, लेकिन वह जागी नहीं। लेने के बाद उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उतनी मिल जाने पर वह चला गया। एक उसकी उंगली की ओर वापस जा रही थी, दूसरी वहीं रुक गई। उसकी पीठ। वे उसके शरीर में पूरी तरह से समाहित हो गए थे। ईवा नींद में करवट बदल रही थी। उसे एक आरामदायक जगह मिल गई। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसकी शक्तियां समाप्त हो रही थीं। तारांकन। अगले दिन सुबह सूरज निकला और लोग जाग गए। ईवा हिल्ली, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रहा है। मम, वह दर्द से कराह उठी क्योंकि वह करवट बदलना चाहती थी। ऐसा लगा जैसे उस पर भारी वजन का दबाव पड़ रहा था। उसने भौहें चढ़ाईं और धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की। ओह, धिक्कार है। उसने तकिए में मुंह दबाकर बड़बड़ाया। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। क्या हो रहा है? क्या ये शरीर है? क्या कोई खराबी है? उसने यह विचार झटक दिया क्योंकि वह जानती थी कि कल सुबह वह बिना किसी समस्या के उठी थी। फिर उसे कालकोठरी के उन राक्षसों के साथ हुई अपनी लड़ाई याद आ गई। उसने इसे युद्ध के बाद के मामूली दुष्प्रभाव बताकर खारिज कर दिया, ये जाने बिना कि यह एक भावना थी। ऊर्जा की कमी। उसने दांत पीसते हुए धीरे धीरे किनारे की ओर लुढ़कना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने हाथ फर्श पर रख दिए और दर्द से कराहते हुए वह बिस्तर से बाहर रेंग कर निकली। लेकिन बाथरूम के दरवाजे तक की दूरी देखकर वह निराशा से लगभग रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे हाल ही में जोबी बनी होने के कारण कम से कम उस समय उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपने चेहरे से बालों को हटाया और छत को खाली निगाहों से घूरने लगी। चिंतनशील जीवन। इस क्षण वह चाहती थी कि काश उसके पास उड़ने की शक्ति होती। पर रुको, क्या मेरे पास शक्तियां नहीं है? उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ऊर्जा को सोख लिया। हवा में उसके बाल चमक उठे क्योंकि ऊर्जा की एक हल्की सी धारा उसके शरीर में समा गई जिससे उसे पोषण मिला। सांस। उसके होठों से एक सुकून भरी आह निकली और वह तरोताजा महसूस करते हुए उठ बैठी। फिर उसे बिस्तर से उठने की अनावश्यक और दर्दनाक क्रिया की यादें सताने लगी। उसने अपना माथा पकड़ लिया और मन ही मन चाहा कि समय में पीछे जाकर अपने अतीत के स्वयं को थप्पड़ मार दे। उसे व्यर्थ ही पीड़ा से गुजरना पड़ा। उसने अपने इस विचार को झटक दिया, इस बात से शुक्रगुजार थी कि यहाँ कोई नहीं था। उसके शर्मनाक क्षण को देखें। अध्ययन कक्ष में जूलियन कुर्सी से टेक लगाकर लेटा हुआ था और एथन सूची देख रहा था। वैज्ञानिकों ने उन्हें जिन राक्षसों को मारने के लिए कहा था, आपको क्या लगता है कि वह अब क्या कर रही होगी? जूलियन अचानक पूछे जाने पर एथन ने फाइल से नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। वह क्या कर रहा था? सूची देखने का कोई फायदा नहीं है, ये चुनना हमारे हाथ में नहीं है कि हम क्या चुने। कालकोठरी में मुठभेड़। जूलियन ने अपनी सीट पर सीधा होते हुए बुदबुदाया। वह महसूस कर रहा था पहले से ही उग चुके थे। कालकोठरी के राक्षस से लड़ना ज्यादा दिलचस्प था। ईथन ने फाइल नीचे गिरा दी और अपनी भौहों के बीच हाथ फेरते हुए बोला, क्या तुम भूल गए कि अब हमारे पास एक है? न्यू टीममेट। ईथन आस्क्ड इन अ टायर्ड टोन। जूलियन को अचानक एहसास हुआ, उन्हें ये करना ही होगा। सबसे निचले स्तर के एसएसएस रैंक वाले राक्षसों को ढूंढो क्योंकि वह केवल चौथे स्तर की शक्तिशाली राक्षस थी। वे उसकी रक्षा तो ठीक ठाक कर सकते थे, लेकिन उनसे निकलने वाली जहरीली हवा से नहीं। अपने उच्च स्तर के कारण वे दोनों ही राक्षस के जहर से अप्रभावित हैं। तो फिर हम नहीं जाते एसएसएस रैंक के राक्षसों वाले तल में? जूलियन ने बहुत सोच विचार के बाद सुझाव दिया, वे ऐसा कर सकते हैं। बस यही उम्मीद है कि वह अपनी शक्तियों में जल्दी सुधार कर लेगी। कहना आसान है, करना मुश्किल। विषैले पदार्थों की दवाइयां जमा करके रखना याद रखना, एथन ने कहा, जैसे ही वह अपनी सीट से उठा। कोई कालकोठरी के तलवों को जानने के उनके भरोसे का पालन नहीं कर सकता। समय बदला जा सकता था, अन्यथा उच्च श्रेणी के राक्षस उत्पन्न हो जाते।
जूलियन ने दबे स्वर में अपने हाथों को रगड़ा और उसे पता था कि उसके पहले कहे गए शब्द उसे झूठी तसल्ली दे रहे थे। उम्मीद करते हुए उसने अपना फोन उठाया और अपने एक औषधि आपूर्तिकर्ता को संदेश भेजा। वह केवल सामना कर सकती है कुछ समय तक इन औषधियों के साथ। ईवा सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने कुछ नए चेहरे देखे जिन्हें उसने कल नहीं देखा था। वे प्रतीत होते हैं दिन के कर्मचारी। उन्होंने उत्सुकता से देखा लेकिन फिर मुंह फेर लिया और ब्लेन की ओर मुड़ गए जिसने उन्हें बोने के लिए बीज। बाकी एकड़ में फैली फसलों की कटाई का समय आ गया है। इन बीजों को अच्छी तरह से बोना चाहिए। ध्यान रखना, ये जड़ी बूटियां हैं इसलिए इन्हें नुकसान मत पहुंचाना। ब्लेन ने सख्त स्वर में चेतावनी देते हुए घूरकर कहा। लकड़ी से बिजली का उपयोग करने वालों के लिए कोई भी नुकसान हुआ तो आपकी आधी तनख्वाह और फसलों का वितरण सब कुछ चला जाएगा, उन्होंने कहा और आगे बताया। समूह का मुखिया, बीज की थैली। ये बीज एसएस रैंक वाले राक्षस से प्राप्त होने वाली एक वस्तु थी और इसे संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसे मारना मुश्किल था। उन्हें विदा करने के बाद उसने मुड़कर देखा तो ईवा भोजन कक्ष में बैठी अपनी आंखें झपका रही थी, मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए। उसे पता था कि वह नाश्ता चाहती है, इसलिए उसके होंठ फड़कने लगे। वह सोच रहा था कि उस महिला में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उसके गुरुओं को एक टीम बनाने के लिए प्रेरित किया। 3 दूसरा कुलीन परिवार जो चाहता है कि उनके बच्चे जूलियन के साथ मिलकर एक टीम बनाए और एथन बहुत गुस्सा हो जाएगा। अध्याय 16 महीने में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी। ब्लेन ने कुछ नहीं कहा बल्कि रसोई में जाकर रसोई से नाश्ता बनाने के लिए कहा। जबकि ईवा खाना परोसे जाने का इंतजार करते हुए उसने देखा कि एथन नीचे आ रहा है। सुप्रभात विनम्रतापूर्वक अभिवादन करने के बावजूद उसे पैसे देने का उसका कृत्य अभी भी उसके मन में स्पष्ट था, तो उसकी भावहीन चेहरे पर मुस्कान थी। ईथन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली। वे चुप हो गए जबकि वे अपने नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। ब्लेन को लाते हुए देखकर ईवा अपनी सीट पर सीधी हो गई। खाने की ट्रे बाहर निकाले। उसने ट्रे को मेज पर रखा और जूलियन के आते ही उन्हें खाना परोस दिया। ईवा प्रिय, क्या कल रात तुमने मेरे बारे में सपना देखा? जूलियन ने उसके बालों को सहलाते हुए चिढ़ाया। उसके इस कृत्य से ईवा लगभग अपनी रोटी खाते खाते अटक गई और उसने खुद को शांत करने के लिए एक गिलास पानी उठाया। गला, मेरे बालों को मत छुओ, इन्हें परफेक्ट लुक देने में समय लगता है, उसने चेतावनी देते हुए कहा। घूरते हुए उसने अपने साफ हाथ से अपने बालों को ठीक किया और फिर अपनी रोटी को स्टू में डुबोया। लेकिन कोई नहीं, उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, शोरबे में से मांस का कोई भी टुकड़ा ऊपर नहीं आया। जूलियन उसकी हरकत पर मुस्कुराया और चुपचाप अपना खाना खाने बैठ गया। जब उन्होंने काम पूरा कर लिया, ईवा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। अपनी उंगली से अपने होठों को ढकते हुए उसने एक धीमी सी डकार ली। पेट भरा हुआ और आराम महसूस करते हुए उसने पूछा, क्या तुम आज कालकोठरी में प्रवेश कर रहे हो? ईथन ने उसकी तरफ एक नजर डाली। नहीं, आज छुट्टी का दिन है, उसने जवाब दिया और उसे कोशिश करते हुए देखा। अपनी मुस्कान को छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब तक ये चल रहा है इसका आनंद लो, जूलियन ने 2 उंगलियां उठाते हुए कहा। कल से शिकार शुरू होता है। महीने में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी। ईवा की मुस्कान जम गई और उसके मन में खुशी का जो छोटा सा बुलबुला था वह फूट गया। महीने में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी, ईवा ने दर्द भरी आवाज में पूछा और उन्हें सिर हिलाते हुए देखा। क्या वह इस्तीफा दे सकती है अब, या फिर यह उनकी लगातार ऊंचाई पर चढ़ने की आदत को बेहतर बनाने की प्रक्रिया थी? अचानक उसे लगा कि उसका भविष्य अंधकार में है। हमेशा के बारे में सोचकर वह कांप उठी। वह अपना समय एक नम सड़ते हुए तहखाने की हवा में बिता रही थी। उसके भावहीन चेहरे पर उसकी पीड़ा का कोई संकेत नहीं था। अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। नजर, उसने उनके सुंदर चेहरों को निहारा और एक अतिरिक्त अवकाश दिवस के लिए विनती करना चाहा। लेकिन ये याद करके उसका गला भर आया कि उसके भोजन और कर भुगतान उन्हीं के हाथों में थे। इसलिए वह उसने दर्द भरी मुद्रा में सिर हिलाया जैसे उसे इससे कोई आपत्ति न हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको शहर घुमाऊं और दिखाऊं कि आप कहां कहां अदला बदली कर सकते हैं? तुम्हारा राक्षस शव, एथन ने सुझाव दिया, क्योंकि आज उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। ईवा की पैसे कमाने के ख्याल से उसकी आंखें चमक उठी। हाँ धन्यवाद, उसने तुरंत जवाब दिया। नहीं, उन्हें अपने शब्दों को वापस लेने का मौका देना। मैं भी साथ चल रहा हूँ, मुझे भी कुछ लेना है, जूलियन ने बगल से कहा। उन्होंने फैसला किया कि अब वे निकल जाएंगे और शहर के हिंसक होने से पहले सब कुछ खत्म कर लेंगे। नवरत। ईवा दौड़कर ऊपर गई। जीन्स और टॉप पहनकर उसने स्पेस बैग को मजबूती से बांध लिया। अपनी कमर के आसपास उसे अभी भी असुरक्षा महसूस हो रही थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वह उसने अपने जूते पहने और दौड़कर नीचे गई जहां जूलियन और एथन उसका इंतजार कर रहे थे। वे कार में बैठ गए। एथन गाड़ी चला रहा था। ईवा का चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था। वह देख सकती थी जब वह पहली बार यहां आई थी तब की तुलना में अब उसे बेहतर दिखाई दे रहा था और उसकी निगाहें ऊंची इमारतों पर टिकी हुई थी। वह जूलियन ने कहा, जिस इमारत पर एस लोगो बना है वही वैज्ञानिक शहर के लिए नई तकनीक का उत्पादन करते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा और एथन के धीमा होते ही उसने उस ओर इशारा किया। वे हथियार संघ और रात्रि बाजार से गुजरे जहां कालकोठरी से मिली चीजें मिलती थी। बिक चुके हैं और कुछ रेस्तरां ऐसे भी हैं जो गैर विषैले राक्षसी मांस पकाने में विशेषज्ञता रखते हैं। ईवा की आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी क्योंकि वह सब कुछ ध्यान से देख रही थी। ईथन ने कार को सामने रोक दिया। एक इमारत में प्रवेश करते ही ईवा की नाक में जड़ी बूटियों की तेज गंध घुस गई और उस गंध से उसे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। दीवारों पर तरह तरह के तरल पदार्थों से भरी शीशियां लगी हुई थीं और उसके विचार उन शीशियों की ओर लौट गए। उसके स्पेस बैग में शीशियां थीं। जूलियन ने यह नहीं बताया कि वे तरल पदार्थ क्या थे क्योंकि वह एक डंजन रैग है, इसलिए उसे उनके बारे में पता होना चाहिए था। जूलियन, लड़के, तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गए? बगल वाले कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसके हाथ में एक उसके हाथों में डिब्बा था। परिचित को देखकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की झुर्रियां साफ दिखाई देने लगी और वह मुस्कुरा उठा। चेहरे, क्या आप मेरा दोबारा स्वागत नहीं करेंगे? आप कैसे हैं बूढ़े आदमी? आपके कर्मचारी कहाँ हैं? जूलियन ने परिचित लहजे में पूछा और बुजुर्ग महिला ईवा से बात करते समय उसकी मुस्कान सच्ची थी। वह चुपचाप एक तरफ से देख रहा था और उसने देखा कि एथन दूसरे कमरे में जा रहा है और वापस आ रहा है, हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर। धन्यवाद बेटा, मार्कस ने धन्यवाद के रूप में एथन की पीठ थपथपाई। मैंने उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी।
ये युवती कौन है? मार्कस ने मुस्कुराते हुए ईवा की ओर इशारा किया। अनुमान लगाओ, जूलियन उसने शरारती लहजे में कहा और ईवा को खींचकर काउंटर के करीब ले गया। मार्कस के हाथ उस डिब्बे पर रुक गए जिसे वह खोल रहा था और उसने आश्चर्य से कहा, मुझे मत बताओ आपकी गर्लफ्रेंड। अंत में मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। उस स्थिति में मैं जो औषधि बनाऊंगा तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम एथन के पास जा सकते हो। उस आदमी का स्वर खुशी से भरा हुआ था, मानो कोई पिता अपने बच्चे को देखकर खुश हो रहा हो। प्यार में डूबा बेटा इतना मग्न हो गया कि उसने उनके भावहीन चेहरों पर ध्यान ही नहीं दिया। ईवा का ध्यान जूलियन की बातों पर गया और वह उसकी ओर आकर्षित हो गई और अनजाने में जूलियन के निचले हिस्से की ओर देखने लगी। दबी आवाज में, अफसोस कितना बढ़िया नमूना था। उसने मन ही मन सिर हिलाया। उसने सोचा उसकी निगाहें भले ही किसी ने नहीं देखी, लेकिन जूलियन को उसकी निगाहों की चुभन महसूस हो रही थी। शरीर। ईथन धीरे से एक कदम पीछे हट गया ताकि ईवा उसे देख न सके। वह ऐसा करने वाला नहीं था। उसे जूलियन की स्थिति में घसीटा गया और उम्मीद थी कि वह मार्कस के आखिरी शब्दों को भूल जाएगी। बुरे आदमी, अगर तुमने फिर से ऐसे बेतुके अंदाजे लगाए तो मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा कि तुम चुपके से अंदर घुस आए थे। पिछले हफ्ते कालकोठरी में जूलियन ने दांत पीसते हुए चेतावनी दी और उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उससे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। सबसे पहले तो अनुमान ही लगाओ। वह हमारी नई टीममेट है ईवा क्विन, और मुझे उस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। जूलियन अपने आखिरी वाक्य पर उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि ईवा ने हर शब्द सुना हो। अध्याय 17 तो यहाँ क्या हो रहा है? FR@webnoel.co। जूलियन की बातों से मार्कस इतना स्तब्ध हो गया कि वह अपनी पत्नी के प्रति अपनी भयभीत प्रतिक्रिया को भूल गया। उन्हें पता चला कि वह कालकोठरी में घुस गया था। उसने एथन की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर सहमति दी। मार्कस उसने खिड़की से बाहर देखा तो सुबह का उजाला हो चुका था, इसलिए वह सपना नहीं देख रहा था। बुरे आदमी, तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी है? क्या हमारे लिए टीम में साथी खिलाड़ी होना इतना असंभव है? जूलियन ने मार्कस के अतिरंजित भाव को दूर करने के लिए काउंटर पर थपथपाते हुए कहा। बच्ची, पलक झपकाओ अगर वह तुम्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। मार्कस ने उस छोटी लड़की की ओर देखा और धीरे से बोला। ईवा उसके शब्दों से अवाक रह गई और केवल इतना ही कह सकी, मुझे मजबूर नहीं किया गया है। बुरे आदमी ने उसकी ओर एक नजर डाली, उसकी बातों पर आधा विश्वास करते हुए, फिर एथन की ओर देखा और जूलियन ने उसे भावहीन निगाहों से देखा और जूलियन की धमकी उसके दिमाग में कौंध गई। इस बात में एक पल का भी संदेह नहीं था कि आप उनकी टीममेट हैं। मैं तुम्हें 20% दूंगा औषधियों पर प्रतिशत छूट। मार्कस ने झटपट अपने शब्द बदले और विनम्रता से कहा। वह अपनी निगाहों से उनसे विनती कर रहा था कि वे उसकी पत्नी को न बताएं। उस औरत के ख्याल से ही वह कांप उठा। भले ही वह एक सेवानिवृत्त कारागार स्वामी था, फिर भी अपनी पत्नी का नाम सुनते ही उसे डर लगने लगता था। प्रवेश द्वार खुला और एक महिला अंदर आई। शैतान की बात। ईथन, जूलियन, आपने मुझे अपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? मैं कुछ बना सकता था, पाए। बूढ़ी औरत के होठों से एक दयालु स्वर निकला, लेकिन उन तीनों ने चुप्पी साधने की कोशिश की। उसके खाना पकाने के बारे में सोचकर उसका चेहरा एकदम सपाट हो गया। जूलियन उसके करीब गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये खूबसूरत महिला कौन है? पुराना, यार, ऐसी पत्नी से शादी करना तुम्हारी किस्मत है। जूलियन ने गंभीर स्वर में कहा, जिससे बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। महिला खुशी से मुस्कुराए। तुम हो ना? इस बुढ़िया से छेड़छाड़ करना बंद करो और कोई और ढूंढो। मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा और एथन की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहा था, और उन्होंने अपने ही अंदाज में अभिवादन किया। आप अच्छे दिख रहे हैं। लिली मुस्कुराई और उसके कंधों को धीरे से थपथपाया। वह उसके ठंडे भावों की आदी हो चुकी थी। फिर उसकी नजर ईवा पर आकर रुक गई और उसने सोचा कि वह एक ग्राहक है, जब तक कि जूलियन ने उसका परिचय नहीं कराया। उसकी ये ईवा क्विन है, हमारी नई टीममेट। लिली सदमे से लगभग बालों पर चलने ही वाली थी, मानो किसी और के साथ चल रही हो। मार्कस के अविश्वास भरे भाव भी स्पष्ट थे। वह वास्तव में हमारी नई टीममेट है, हम यहाँ हैं विषनाशक औषधि के लिए। एथन ने उसे सवाल पूछने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। जूलियन ने मार्कस को धमकी भरी निगाहों से देखा और कहा कि जल्दी करो वरना उसके मुंह से सारी बात निकल जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मार्कस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्टोर रूम में घुस गया और उसने एंटीडोट की शीशियों के सभी बक्से बाहर निकाल दिए। लिली अभी भी सदमे में थी। जिन लड़कों को वह पहले जानती थी और अब जानती है, वे कभी भी उनकी पीठ पर भरोसा नहीं करते थे। उस घटना के बाद लोगों को उसने शांत बैठी ईवा की ओर एक नजर डाली, उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि उसमें क्या कमी है। उसमें कुछ भी अलग और खास नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ एक छोटी सी ऊर्जा ही दिखाई दी। हेरफेर करने वाला, या फिर यह प्यार था? लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं लड़कों को सामान्य ज्ञान की अनदेखी करते हुए नहीं देख सकती। प्यार की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? लिली का दिमाग तेजी से चल रहा था। ईवा उस महिला की टकटकी भरी निगाहों से असहज होकर वह धीरे से उससे दूर हट गई। महिला की दृष्टि रेखा। कुछ मिनटों बाद जूलियन ने उसे 20 औषधि की शीशियां सौंपते हुए कहा, मुझे बताना जब तुम उनसे काम खत्म हो गया है। लेकिन इसका अत्यधिक सेवन तभी करें जब आप इसे सहन न कर सके। यह जहर है जिसे तुम ले रहे हो। जूलियन ने बेहद गंभीर स्वर में चेतावनी दी। जब बात आती है कालकोठरी का मुद्दा, उसकी चंचलता मानो छटपटा रही है। ईवा ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा करने से आपका अपग्रेड बाधित होगा। कोई औषधि कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, वह इसमें कुछ हद तक जहर भी है। मार्कस ने बगल से कहा, उम्मीद करते हुए कि वह उसकी सलाह मान लेगी। ईवा उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया, जिससे पता चला कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। अलविदा बूढ़े आदमी, खूबसूरत श्रीमती लिली। जूलियन ने बूढ़ी औरत को एक चुंबन दिया जिससे वह चौंक गई। उसके सुंदर चेहरे को देखकर वह शर्मा गई। मार्कस ने जूलियन को चेतावनी भरी निगाहों से देखा। वह जानता था कि वह अपनी पत्नी की सुंदर चेहरों के प्रति कोमल भावना का फायदा उठाते हुए। ईथन ने उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा और ईवा ने सिर हिलाकर उसके पीछे पीछे चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर जूलियन ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए हुए मुड़ा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे यकीन है कि मैंने पिछले हफ्ते कालकोठरी में मार्कस जैसा ही एक व्यक्ति देखा था। मुझे पता है कि यह बुरा आदमी नहीं हो सकता, बस आपको बता रहा था, उसने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मार्कस। दुकान से चीखें सुनकर वह हंस पड़ा। उसके कदम हल्के थे। ईवा ने पीछे मुड़कर सोचा। उस दयालु बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके दिल में दया की एक झलक जागी, जो बाद में गायब हो गई। तुरंत ही उसकी नजर सामने वाली इमारत पर टिक गई और ऐसा लगता है कि वही उनका अगला गंतव्य था। पट्टिका पर लिखा था, कालकोठरी विनिमय।
ये वह जगह है जहां आप कालकोठरी से लूटी गई वस्तुओं को पैसे या अन्य चीजों के बदले में बदल सकते हैं। समान मूल्य, एथन ने समझाया, ये सोचते हुए कि वह सीधे रात में जाने की आदी थी। वह अपना लूटा हुआ माल बदलने के लिए बाजार गई थी और उसे ऐसी किसी जगह के बारे में जानकारी नहीं थी। और यहाँ की कीमतें रात्रि बाजार से भी अधिक हैं, जूलियन ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अंदर जाने से पहले उन्हें इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ईवा की नजर दीवार पर पड़ी जहां अलग अलग मूल्य टैग लगा दिए गए थे। यह एक सुपरमार्केट की तरह था जहां हर चीज की कीमत तय थी। वह दीवार की ओर बढ़ी, उसने मकड़ी की कीमत जानने के लिए तस्वीरों को ध्यान से देखा। राक्षस, उसकी निगाहें तस्वीरों पर टिकी हुई थी, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। जूलियन फ्लिप द डिस्प्ले टू रिवील मोर ऑप्शंस। ईवा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, तो ऐसा है। इसे इस तरह किया जा सकता है। उसने बुदबुदाते हुए कहा और राक्षस को ढूंढने के लिए तस्वीर को पलट दिया। चौथी बार पलटने पर रुकने से पहले की कीमत मिल गया। उसने खुशी से कहा, उसकी नजर कीमत पर टिक गई। पूरा शव 20 सोने के सिक्के, फर्क 10 सोने के सिक्के। वह सोच में डूबी अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर बोली, रात के बाजार में 5 सोने के सिक्कों की कमी है। सूचीबद्ध राशि। तुम इसे बेच सकती हो। जूलियन ने बगल से सलाह दी और ईवा मान गई। फैसला, वह तीनों राक्षसों के पूरे शरीर को बेच देगी, जिससे उसे 60 सोने के सिक्के मिलेंगे। कमाई बढ़ रही थी और सिक्कों की खनक सुनने के ख्याल से ही उसकी आंखें चमक उठी। वह इसे अपने कार्ड में जमा नहीं करने वाली थी, वह पैसे को हाथ में लेना पसंद करती थी। मैं पूरा शरीर बेचूंगा। चलो चलें। ईवा के शब्द एक जानी पहचानी बेकाबू आवाज से बाधित हो गए। महिला, हेलो मैडम, हम फिर मिले। मुझे उस समय के लिए खेद है। सियरा की कोमल आवाज गूंजी। आसपास के माहौल को देखते हुए ईवा की भौहें तन गईं। वह इस व्यक्ति से क्यों मिली? दोबारा। अध्याय 18, चिंता मत करो, ये सस्ता है। ईवा ने इसके बाद सबसे अच्छा काम किया, उसने एथन की ओर रुख किया। क्या हम शव को बदल सकते हैं? ईथन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए उसका मार्गदर्शन करने लगा। जूलियन, जो पीछे पीछे चल रहा था, ने पूछा, आप इसे किसके बदले में देना चाहते हैं? आपने जांच नहीं की सूची का वह भाग? सोने के सिक्के, ईवा ने सहज भाव से उत्तर दिया। उसके चेहरे के भाव कह रहे थे, और क्या है? पास ही में खड़ी सियरा सदमे और शर्मिंदगी में थी क्योंकि वे लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। उसे अपनी टीम की निगाहें महसूस हुई और उसके गाल लाल हो गए। उसने उन पर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उसे उनसे बात करने की क्या जरूरत थी? एक साथी खिलाड़ी ने झुंझलाहट भरे लहजे में बुदबुदाया। और अधीर, क्या वह हमें फिर से मुसीबत में डालना चाहती है? लूट का माल बांटने के बाद वह पहले से ही वहां से जाने का मन बना चुका था। उसने सियरा के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। केंद्रित दृष्टिकोण, दूसरों से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की निरंतर अपेक्षा। सियरा के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए, लेकिन इस बार उसकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। यहां तक कि डेरिक भी वह नए साथियों की तलाश में व्यस्त था, क्योंकि उसके मौजूदा साथी टीम छोड़ने के लिए तैयार थे। सियरा वहीं खड़ी रह गई, उपेक्षित महसूस कर रही थी। उसका दिल नफरत से भर रहा था, जिस व्यक्ति को वह अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार मानती थी। इसी बीच सियरा के विचारों से अनभिज्ञ ईवा एक छोटे से संकट से गुजर रही थी। पकड़े हुए सिक्कों से भरी थैली को कसकर पकड़े हुए वह ऐसी लग रही थी मानो उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। आपको कालकोठरी के लिए आवश्यक सामान खरीदना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, एथन और जूलियन दोनों ने एक साथ कहा। गंभीर दिख रहा है। ईवा जानती थी कि यह उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन उसे अभी अभी यह पैसा मिला था और अब उसे वह पैसा खर्च करना ही था। ठीक है, उसने अनिच्छा से जवाब दिया, उनकी तीव्र निगाहों से दबाव महसूस करते हुए। असलियत में वह जानती थी कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, यह सस्ता है, जूलियन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। सस्ता शब्द ने ईवा को झकझोर दिया। अवचेतन रूप से आराम करें। वे काउंटर से निकलकर लाशों और कालकोठरी की वस्तुओं से भरे अन्य स्टॉलों के पास से गुजरे। स्थान was crowded, people were here to exchange their loot for better gains. वे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। ईवा एथन के पीछे पीछे ऊपर की ओर चली गई। वह भीड़ में चांदी जैसे बालों की एक झलक दिखी और मैं रुक गया, फिर से देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने मुख्य अभिनेत्री को देख लिया है, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। यह असंभव है। उसने इस बात को अनसुना कर दिया और चलती रही। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह महिला थी। लीड, सेलिना। ऊपर विभिन्न गियर विकल्प प्रदर्शित किए गए, जिनमें सामान्य और ऊर्जा से भरपूर दोनों प्रकार के गियर शामिल थे। जूलियन तुरंत काम पर लग गया। आपको इस कवच में इतनी रक्षा शक्ति की आवश्यकता होगी कि यह 3 वार झेल सके। उच्च श्रेणी का राक्षस। जूलियन ने कवच का एक टुकड़ा उठाकर यह देखने के लिए कहा कि क्या वह फिट बैठता है। उसे वह बहुत बड़ा लगा, इसलिए उसने एक छोटा और हल्का कपड़ा चुना जो उसे असहज महसूस कराए। आंदोलनों। ईथन बाकी जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए आगे चला गया था और जूलियन को वहीं छोड़ दिया था। वह ईवा को घसीटते हुए ले जा रहा था, उसकी बाहें खरीदारी के सामान से भरी हुई थी। तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? उसने धनुषों, चाकुओं आदि के संग्रह को देखते हुए पूछा। खंजर, कांटेदार चाबुक और अन्य हथियार। जैसे जैसे हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए, ईवा का दिमाग सुन्न होता जा रहा था। उसने इशारा किया तलवार की दिशा। जूलियन ने उसे आजमाने के लिए एक चुना। ईवा ने प्रकाश की तलवार घुमाई, जिसकी धारें चमक रही थीं। बीमार, इसे ले लो, ईवा ने कहा। उसे इसकी हल्कापन पसंद आया। जूलियन ने उसे फिर से तलवार को बल्ले की तरह घुमाते हुए देखा। उसकी इस बेरुखी पर उसकी भौहें तन गईं। कौशल, ये ठीक नहीं है। अगर उसे तलवार चलानी है तो उसे प्रशिक्षण की जरूरत है। ईवा ने ऊपर देखा और उसकी तीखी निगाहों से उसकी नजरें मिली और बिना किसी कारण के उसके सिर की त्वचा सुन्न हो गई। क्या आपने कभी किसी प्रशिक्षण स्कूल में भाग लिया है? उसने उसकी कुशलता का अंदाजा लगाने के लिए यह सवाल पूछा। असमंजस में पड़कर ईवा हिचकिचाई। वह अपने हाथों और पैरों से लड़ सकती थी, लेकिन उसे कभी लड़ने का मौका नहीं मिला था। हथियारों पर औपचारिक प्रशिक्षण, और इसके अलावा उसे उपन्यास में किसी प्रशिक्षण विद्यालय के उल्लेख की भी याद नहीं आ रही थी। ईवा ने उपन्यास को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी प्रशिक्षण विद्यालय का नाम याद नहीं आया। वह उसने सोचा कि क्या इसका जिक्र उन पन्नों में से किसी एक में किया गया था जिन्हें उसने पलट कर देखा था। ईवा,
जूलियन ने भौहें चढ़ाते हुए उसे वर्तमान में वापस लाया। आप किसी प्रशिक्षण स्कूल में नहीं गए थे क्या तुमने? जूलियन को अपनी धारणाओं पर पूरा भरोसा हो गया जब उसने देखा कि वो उसकी नजरों से बच रही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आप में कुछ हुनर तो है, वरना आप इसमें बच नहीं पाते। लंबा। जूलियन ने लकड़ी की तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। उसका वजन महसूस करते हुए उसने सिर हिलाया। कल सुबह 5 बजे से जाने से पहले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। शिकार। जब वह उसकी ओर मुड़ा तो उसका लहजा गंभीर था। क्या? ईवा चीख पड़ी और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। सुबह 5 बजे। क्या आपने यह नहीं कहा था कि मेरे पास बुनियादी कौशल है? ईवा फुसफुसाते चिल्लाते हुए बोली, उसकी हरी आंखें विश्वास से चौड़ी हुई, उसकी शक्ल चीख रही थी, मानो वह कह रही हो, यह अस्वीकार्य है। हे भगवान, मैं किस तरह की टीम में शामिल हो गया? सिर्फ 2 दिन की छुट्टी और अब 5 बजे से ट्रेनिंग शुरू। भयानक सुबह। जूलियन को उसकी प्रतिक्रिया पर हंसी आई, लेकिन वह उसके प्रशिक्षण को लेकर गंभीर था, इसलिए उसने ऐसा किया। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने उसे उसकी प्रिय चीज से धमकाया। प्रशिक्षण नहीं, भोजन नहीं। सांस फूल गई। ईवा ने नाटकीय अंदाज में अपना सीना पकड़ लिया और उसे ऐसे घूरने लगी मानो वह कोई राक्षस हो। वह इस बात से बहुत हैरान थी कि वह उसे मजबूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। वह केवल मुट्ठी भींचकर सिर हिला सकती थी। ओ क्षणा, मैं उसकी हत्या करना चाहता हूँ। क्या मुझे उसके सिर पर बोरी बांधकर उसे बाथटब में डुबो देना चाहिए? उसकी सारी ऊर्जा चूस लेनी चाहिए? उसे दूर भगा दूं या उसे जहर दे दूं? उसके दिमाग में हत्या के कई दृश्य उभर आए। उसने अपनी गहरी हरी आंखों से उसे घूर कर देखा। जूलियन को उसकी घूरती निगाहों से असहज महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह आपके अपने लिए है? अच्छा। ये शब्द कहकर वह जल्दी से काउंटर की ओर चला गया, उसकी निगाहों से दूर। ईवा उदास चेहरे के साथ उसके पीछे पीछे चली। ईथन उनसे काउंटर पर मिला, उसने अपनी निगाहों से जूलियन को इशारा किया, मानो ईवा से पूछ रहा हो कि क्या हुआ। जूलियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, बाद में। एथन समझ गया और उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उसकी जिज्ञासा। जब ईवा ने देखा कि स्क्रीन पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी आंखों में जलन होने लगी। विक्रेता ने उसके सामान को स्कैन किया। ओह, मैं सांस नहीं ले पा रही। 150 सोने के सिक्के, 180 सोने के सिक्के। दर्द से उसका दिमाग सुन्न हो गया। राशि लगातार बढ़ती रही और अंततः 200 सोने के सिक्कों पर आकर रुक गई। अध्याय 19 मांस खरीदने के लिए मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। कांपते हाथों से ईवा ने अपना पैसों का थैला निकाला। विक्रेता ने आह भरी, उसकी धीमी गति पर अधीरता से। उसे अपने दिल के दर्द का एहसास नहीं था। उसने धीरे धीरे सिक्के गिने, कांपती उंगलियों से उसने उन्हें उसके हाथ में रखा। जब उसने उन्हें दूर खींचने की कोशिश की तो उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थी। हम्फ। उसने उपहास उड़ाते हुए उसके हाथ से सिक्के छीन लिए। जूलियन और एथन ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसे अपने निधन पर शोक मनाने के लिए एकांत दिया। नुकसान। ईवा ने अपनी निगाहें फेर ली। वह अपने कीमती सिक्कों को उस आदमी के हाथों में गायब होते हुए नहीं देख सकती थी। दराज। वह मन ही मन चिल्लाई। मेरे पास मांस खरीदने के लिए जो पैसे थे वो खत्म हो गए हैं। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उसकी निगाहें उदासी और हानि से भरी हुई थी। ईवा अंदर चली गई। सेलेना के पास से गुजरते हुए, जो ईवा को जीवित देखकर भय और सदमे से जम गई थी, वह अचंभित थी। यह इतना बुरा नहीं है, तुम अभी भी कर सकती हो। जूलियन के अगले शब्द उसके गले में ही अटक गए। उस पर खाली निगाहें टिकी हुई थी। ईथन ने देखा कि ईवा के हाथों में हरे रंग की रोशनी की हल्की हल्की लकीरें बन रही हैं। उसने जूलियन को थोड़ा पीछे खींच लिया, उसे चुप रहने का इशारा करते हुए। फिर उसने ईवा की ओर मुड़कर पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? उसके अचानक पूछे गए सवाल ने ईवा को झकझोर दिया। हत्या का विचार। मांस। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, ठीक है, मुझे एक अच्छी जगह पता है। मैं हूं, भुगतान कर रही हूं। एथन ने यह बात तब कही जब उसने देखा कि उसकी उंगलियां उसके थैले पर कसकर पकड़ी हुई हैं। ईवा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उदासी गायब हो गई। ये देखकर जूलियन ने पलकें झपकाई। तुरंत। नेता। उसकी हरी आंखें खुशी से चमक उठी, उसकी छवि उसकी आंखों में ऐसे समा गई मानो वह सच में वहीं मौजूद हो। उसने उसकी जान बचाई। तुम कितनी जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हो, है ना? जूलियन ने उसके बालों को जोर से बिखेरते हुए कहा, मानो उसे चकनाचूर कर दिया हो। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, वह उससे और दूर चला गया। लेकिन ईवा नहीं थी गुस्से में। उसने धैर्यपूर्वक अपने बालों को संवारा और उछलते हुए एथन के पीछे पीछे चल पड़ी। चरण। किसी की तीखी निगाह महसूस करते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सेलेना एक के पीछे छिप गई थी। बूथ पर बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। उसे मृत मान लिया गया था। आखिर वो जिंदा क्यों है और उन आदमियों से उसकी जान पहचान क्यों है? वह मेरे पिछले जन्म की तरह मरी हुई क्यों नहीं रही? नहीं, उसे अंगूठी के बारे में पता नहीं चल सकता। सेलेना उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी, इसलिए उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसने अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ योजना के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है? योजनाबद्ध। वो मन ही मन कुछ बुदबुदाई। फिर उसे विक्रेता की अजीब सी घूरती निगाहों का एहसास हुआ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। ईवा का कोई निशान न देखकर वह इमारत से बाहर निकल गई। वह ईवा का पीछा करना चाहती है और इन दोनों सरदारों के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता लगाना चाहती है। लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसे उनकी आकृतियां नहीं मिली। धिक्कार है, उसने गुस्से में कहा। इसी बीच कार में रेस्टोरेंट जाते समय ईवा गुनगुना रही थी। उसे इतना खुश देखकर जूलियन और एथन ने मन ही मन मांस के प्रति उसके प्रेम को महसूस किया। कार एक आकर्षक रेस्तरां के बगल में खड़ी थी। दरवाजा खटखट से खुला और मालिक को सूचना मिली कि ग्राहक वहां मौजूद था। परिचित चेहरों को देखकर वेट्रेस की आंखें चमक उठी। उसने गिलास की जांच की। टेबल की ओर जाने से पहले उसने अपने बाल और कपड़े ठीक किए। ईवा ने लगभग खाली रेस्तरां में चारों ओर देखा। खिड़कियां हल्के फर के पर्दों से ढकी हुई थी, उनकी पत्थर से बनी मेज जिसके नीचे मुलायम फर लगा हुआ है। अब उसे एहसास हुआ कि जिन 2 जगहों पर वह गई थी, वहां की सजावट पत्थर की बनी हुई थी। यह ऐसा लगता है कि लकड़ी महंगी और दुर्लभ है। शुभ दोपहर लॉर्ड एथन, लॉर्ड जूलियन। क्या यह भी सामान्य बात है? वेट्रेस का परिचित उस लहजे ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाल दिया। उसने भूरे बालों वाले, लंबे, सुगठित व्यक्ति की ओर देखा। उस महिला ने उसकी लंबाई देखकर ईर्ष्या से आह भरी।
उसका मन तुरंत जूलियन के जवाब की ओर आकर्षित हो गया। नहीं, इस मेनू में कौन कौन से मांसाहारी व्यंजन शामिल है? आज का मेनू। यहाँ पागल खरगोश का मांस, बीफालो, टेंडरलॉइन, लाल चिकन और स्लाइम मेढक है। उसके समान जब ईवा ने सुना तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा, उसकी आंखें उस महिला को घूर रही थी। वेट्रेस द्वारा अप्रिय नामों का उच्चारण करने पर लोगों के होंठ हिलने लगे। ठीक है, हम तीनों के लिए पागल खरगोश, कीचड़ वाले मेढक और लाल मुर्गी ले आओ। एथन ने सूचीबद्ध किया 3 मांसाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। उस महिला की मुस्कान थम गई और आखिरकार उसने ईवा की उपस्थिति को महसूस किया। यह महिला कौन है? उनके साथ बैठी हूँ, उसने सोचा, लेकिन उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। सही आ रहा है। उसकी मीठी और चिपचिपी आवाज ने ईवा को कपकपा दिया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी भुजाएं। ईवा ने अपने हाथों को रगड़ा और उस भावना को झटक कर दूर कर दिया, फिर जूलियन के और करीब झुक गई। हैं, क्या ये मांस खाने योग्य है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, जूलियन ने उसे देखकर अपने होठों पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। अधीर निगाह। Not getting the answer she wanted, she settled back in her seat and played with her fingers while waiting for the food to be served. 5 मिनट बीतने के बाद महिला हाथ में ट्रे लेकर बाहर चली गई। ईवा की आंखें तीक्ष्ण लाल मांस पर तुरंत चिपक गया। सुनहरे प्रकाश के कण बिखर गए मांस को एक पवित्र आभा प्रदान करते हुए ईवा ने अपने मुंह में टपकती लार को निगल लिया और तले हुए मांस की गंध उसकी नाक में समा गई। जैसे ही महिला ने बड़ी ट्रे को मेज पर रखा, ईथन ने उसके चेहरे पर निराशा का भाव देखा और खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। लो, खाओ। वेट्रेस ने उसकी हरकतों को देखा और भौहें चढ़ा ली। उसका क्रश उसके सामने एक दूसरी महिला को खाना परोस रहा था। उसकी बातों से उसे जलन होती थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या आपको और कुछ चाहिए? उसने शरीर को हिलाते हुए पूछा, ईवा की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए। उसका निशाना गर्मा गर्म चटनी पर था। आह, वह हवा में उड़ गई। उसके हाथ सॉस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उसकी योजना सफल हो पाती, उसने हलचल का एक तेज झोंका देखा। ईवा के हाथ तेजी से चले और उसने खाना उससे दूर खींच लिया। उसके चेहरे के हिस्से पर चोट लगने से वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। टकराना। ईवा ने अपना बचा हुआ खाना देखकर राहत की सांस ली, इससे पहले कि उसके दिमाग में यह बात आती कि किसी ने उसे खा लिया है। गिरा हुआ। आह, इस बार वेट्रेस सचमुच रो पड़ी। वह बदकिस्मत थी और मुलायम फर में नहीं गिरी, लेकिन कठोर जमीन पर गिरने से उसके कंधे अपनी जगह से हट गए, जिससे उसे तेज गर्म दर्द होने लगा। महिला के कंधों को अजीब तरह से नीचे गिरते देख ईवा सहम गई। वह बस करने ही वाली थी, उसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन जूलियन और एथन ने उसे रोक दिया। उसने हैरानी भरे भाव से उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी निगाहें उस महिला पर टिकी हुई थीं, जिन पर उनकी ठंडी निगाहें टिकी थीं। ईवा को लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसका ध्यान मांस पर था और उसके परिवेश पर नहीं। जब उसने देखा कि उन्होंने उसे उस महिला का इलाज करने की अनुमति नहीं दी, तो उसे लगा कि उनके पास इसका कारण था और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बैठते हुए उसने मांस उठाया, जिसे एथन ने उसकी ओर धकेल दिया था। जैसे ही यह अंदर आया, उसका मुंह, उसकी जीभ फट पड़ी और उसने अपने गालों को एक साथ पकड़ लिया। उसके चेहरे के भावंशे में धुत, नर्म, चबाने में आसान, स्वादिष्ट, ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। अध्याय 20 भ्रामक। ईवा के अतिरंजित भाव को देखकर एथन और जूलियन की ठंडी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। लेकिन जब उन्होंने वेट्रेस को दर्द से कराहते हुए सुना तो उन्होंने भौहें चढ़ा ली। उन्होंने उसकी हल्की फुल्की हरकतों पर ध्यान दिया, लेकिन तब तक उन्हें नजरअंदाज करते रहे जब तक कि वह लड़खड़ाकर गिर नहीं गई। जानबूझकर गर्म सॉस को ईवा के चेहरे की ओर इस तरह झुकाना जैसे कि यह गलती से हुआ हो। उन्होंने लगभग उस पर हमला कर ही दिया था, लेकिन ईवा उससे तेज थी। कमरे में मौजूद 2 अन्य ग्राहक मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। वे वेट्रेस की मदद करना चाहते थे, लेकिन एथन और लुकास से मिलने के बाद, ठंडी निगाहों से देखते हुए और उन्हें पहचानते हुए, वे अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। मेरे रेस्टोरेंट में कौन गड़बड़ कर रहा है? रसोई से एक जोरदार आवाज आई। उस क्षेत्र में एक लंबी, मजबूत शरीर वाली अधेड़ उम्र की महिला के प्रकट होने से पहले का दृश्य था। ईवा ने एक पल के लिए ऊपर देखा और फिर तेल से सना हुआ मुंह लिए वापस अपना खाना खाने लगी। लाल मांस को फाड़ते समय उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। ट्रे में रखा मांस धीरे धीरे गायब हो गया। उस विशालकाय, मांसल महिला की निगाह वेट्रेस पर टिक गई। वह इस बात से हैरान थी कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। यहां 2 साल काम करने के बाद ऐसी जानलेवा दुर्घटना होना। मैडम अमेलिया, मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, वेट्रेस सिसकते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर, वह कठोर फर्श पर जम सी गई थी। हर हल्की सी हरकत से उसे तेज दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द। अमेलिया ने फ्राउनिंग करते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसे उठाने में मदद करने के लिए बोली, उसकी मदद मत करो। ईथन ने कहा। उसकी ठंडी आवाज सुनकर महिला जम सी गई और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वेट्रेस की दर्द भरी कराहों ने उसे होश में ला दिया। उसे चोट लगी है? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अमेलिया ने पूछे बिना नहीं रह सकी। उसका लहजा लगभग उठाया। जब वह हमारी टीम के साथी पर तीखी चटनी फेंकना चाहती थी, तो उसे यह नहीं लगा था कि इससे जलन होगी। क्या उसने ईवा का चेहरा देखा था? जूलियन ने ठंडे और सपाट स्वर में पूछा, जमीन पर पड़ी महिला को घूरते हुए, जैसे वह कोई मृत व्यक्ति हो। जूलियन की बातें सुनकर ईवा स्तब्ध रह गई। उसके हाथ अपने आप उसके चेहरे पर चले गए और उसकी कोमलता को महसूस करने लगे। वह उसने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपाई, फिर अचानक गुस्सा उमड़ आया। पलक झपकते ही ईवा के पैर ने उस महिला के घुटने पर बेरहमी से प्रहार किया। दरार। वह आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। आह! दर्द का एहसास होते ही महिला के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। उसके आंसू और नाक से बहने वाला पानी जमीन पर टपक रहा था, जिसे देखकर ईवा घृणा से भौहें सिकोड़ने लगी।
वह पीछे की ओर बैठ गई, अपनी सीट पर बैठ गई और ऐसे खाना जारी रखा जैसे उसके पहले के कार्य उनके लिए एक कल्पना मात्र थे। कल्पना। जूलियन और एथन को इसकी उम्मीद नहीं थी, उसके कृत्य इतने तीव्र और निर्मम थे। वे घूरते रहे, उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखकर उन्होंने मन ही मन से हिलाया। सूरत बहुत कुछ कह सकती है। धोखा देना। अमेलिया ने प्रतिक्रिया दी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने ही किसी व्यक्ति पर हमला करने की? उसके सामने आपके कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी एक हड्डी पहले ही अपनी जगह से हट चुकी थी। अमेलिया ने ईवा को डांटा तो देखा कि वह पूरी तरह से अपने मांस पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। अमेलिया को यह नहीं पता था कि मांस की वजह से ही वेट्रेस की जान बच पाए। ईवा उसके 3 पवित्र नियम थे, उसकी सुंदरता की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना और कभी भी गंदगी न फैलाना। उसके मांस के साथ वेट्रेस ने इनमें से 2 चीजें तोड़ दी थी, इसलिए यह एक छोटा सा चमत्कार ही था कि वह अभी भी सांस ले रही थी। मैं तुम्हारी शिकायत भूगत संगठन से कर रहा हूं। गुस्से से भरी अमेलिया भड़क उठी। ईवा की उपेक्षा। उसने वेट्रेस को उठने में मदद की, लेकिन वह अपनी जगह पर जम गई। समय बीतने के साथ साथ केवल उसकी आंखें ही हिल पा रही थी। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई संख्याएं उसे वही रोक देती हैं। क्या आप दोनों ने मेरी टीम के साथी को उस पर हमला करते देखा? ईथन के ठंडे सवाल ने दूसरे को स्तब्ध कर दिया। 2 ग्राहक डर के मारे अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने एकमत होकर झूठ बोलते हुए जवाब दिया। अमेलिया की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उसका गर्म दिमाग शांत हुआ और वह सोचने में सक्षम हो गई। कुशाग्रता। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वे सिर्फ एक शब्द कहकर मेरा रेस्टोरेंट बंद कर सकते हैं। महिला को जब अपनी गंभीर मुसीबत का एहसास हुआ तो वह घबरा गई। जाओ, उन्हें फोन कर लो। जूलियन के रूखे स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। आपकी एकतरफा रिपोर्ट पर विश्वास करें और हमारे साथी को गिरफ्तार करें। भ्रमपूर्ण। जूलियन ने उपहास किया। उसकी तीखी निगाहें उस पर टिक गईं और उसकी आंखों में भय भर गया। हम वेल ऑर्डर क्या होता है? दीवार से आराम से टेक लगाकर बैठी ईवा ने पूछा। उसके हाथ उसके पेट पर मांस के कुछ ही टुकड़े बचे थे जो उनके लिए बचे थे, लेकिन उसकी नजरें अभी बचे हुए मांस पर टिकी हुई थी, इसलिए वह भी बातचीत में शामिल हो गई। प्रलोभन को दबाने के लिए सबने उसे अजीब नजरों से देखा। भला उसे इतनी बुनियादी बात कैसे नहीं पता थी? भले ही बच्चे को पता है कि वे कौन है। ईथन उसकी पूरी तरह से अनजान निगाहों को देखकर आश्चर्यचकित और उत्सुक हो गया और कुछ समझ नहीं पाया। उसे समझाने के लिए उसे बस फुसफुसाकर ही बात कहनी पड़ी। वे यहाँ व्यवस्था बनाए रखते हैं, वरना कोई भी बेफिक्र होकर हत्या और चोरी कर सकता है। ईवा तुरंत समझ गई कि यह उसकी पिछली दुनिया की पुलिस के समान ही था। वह उसने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गई है। जूलियन उस महिला की भयभीत आंखों से उब गया। ईवा, हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? वही प्रस्ताव ईवा के हाथों में पहल सौंपते हुए रखा गया था। ईवा ने दोनों महिलाओं की ओर मुड़कर उत्सुक भाव से जूलियन की ओर देखते हुए पूछा, कुछ भी? वह चमकती आंखों से पूछा। जब तक आप उन्हें दिन दहाड़े नहीं मारते तब तक कुछ भी जायज है। जूलियन खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जब उसने उसके उत्सुक चेहरे को देखा तो उसने आगे कहा। ईवा ने अजीबोगरीब हंसी हंसते हुए अपने होंठ ढक लिए, जिससे वे सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। उसके उस दिमाग के माध्यम से उसने गला साफ करते हुए कहा, मैं एक अच्छी इंसान हूं, बस मुझे 2 महीने के लिए मांस भेज दो। प्रत्येक रसीला, स्वादिष्ट। अंत में ईवा ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर भावहीनता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। चेहरा। जूलियन ने अपना माथा पकड़ लिया और उससे थोड़ा दूर हट गया। वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था कि सभी उसने ये चुना, लगता है उसे मांस ज्यादा पसंद है। एथन ने मुस्कुराते हुए सोचा। मैं उसकी लाल टपकाती हुई शक्ल को बेबस होकर देख रहा था। उन्हें लगा कि दोनों महिलाओं के लिए सजा बहुत कम थी, लेकिन अमेलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। 2 महीने के नुकसान से उसे जो पीड़ा हुई। ताजा मॉन्स्टर मीट प्राप्त करना महंगा और कठिन था। कालकोठरी लुटेरे। अब इसे पूरे 2 महीने तक मुफ्त में दिया जाएगा। अमेलिया ने वेट्रेस को घूर कर देखा, उसका दिल नफरत से उबल रहा था। उसने इस पैदल यात्री को बर्खास्त करने की कसम खाई। खराब किस्मत। अब जब उसकी दिलचस्पी बढ़ गई तो वह वेट्रेस को बचाने के अपने कार्य को भूल गई। शुरुआत। मेरे लिए पागल खरगोश, बीफालो, टेंडरलॉइन, स्लाइम फ्रॉग्स लाओ। ईवा ने उन मांस की सूची बनाई जो वह खा सकती थी। याद करना। उस महिला को उसकी पकड़ से छुड़ाया गया और उसने ईवा को इस तरह देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। लेकिन पर जूलियन की तीखी निगाहों के सामने वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। यदि अगर उसने अपने कर्मचारियों की मदद करने की कोशिश नहीं की होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। हवेली में वापस आकर ईवा ने अपना पेट पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए अंदर चली गई। वह मुश्किल से चल पा रही थी। सीधा उसके हाथों में मांस से भरा एक फर का थैला था। ईथन और जूलियन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही उसके पेट की अजीबोगरीब स्थिति को देखकर सुन्न पड़ गए थे। मैंने अभी अभी देखा था कि 5 वयस्क पुरुषों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की 3 ट्रे बिना किसी कारण के गायब हो गई। पता लगाना। जूलियन की नजर उसकी सपाट पेट पर पड़ी और वे सोचने लगे कि सारा मांस कहां चला गया। उसके शरीर में खाने का जरा सा भी उभार नहीं था। ईवा ने फर का बैग ब्लेन को सौंप दिया। कृपया इसे सावधानीपूर्वक रखें, मैं इसे कल खाऊंगा। ब्लेन ने बिना कुछ कहे बैग ले लिया, हालांकि उसके वजन से उसकी बाहें थोड़ी झुक गई। उसने ये पूछने के लिए अपना मुंह खोला कि वे रात के खाने में क्या खाना चाहते हैं, लेकिन जूलियन ने बीच में ही टोक दिया। रसोई को बता दो कि हम रात का खाना नहीं खा रहे हैं। हमने बाहर खाना खाया। इतना कहकर जूलियन सीढ़ियां चढ़ गया। ईथन भी पीछे पीछे आ रहा है। आराम करो ईवा, एथन ने पीछे मुड़कर कहा। कल हम शिकार पर जा रहे हैं। ईवा बीच रास्ते में ही रुक गई।
शिकार, क्या मुझे कुछ खास सामान पैक करने की जरूरत है? महत्वपूर्ण मामलों की बात आने पर वह गंभीर हो जाती थी, और उनका अनुसरण करने का अर्थ होगा परिमंजिलें और राक्षस। तुम्हारी तलवार, कवच और औषधियां, जूलियन ने जम्हाई लेते हुए कहा। बाकी काम ब्लेन संभाल लेगा। ईवा ने सिर हिलाया और अपनी चढ़ाई फिर से शुरू कर दी। लेकिन जूलियन के अगले शब्दों ने उसे अचंभित कर दिया। अंतिम चरण। और हाँ, याद रखना, ट्रेनिंग 5 बजे से शुरू होती है, उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। ईवा ने रेलिंग को कसकर पकड़ा और ऊपर की ओर भागने से पहले जबरदस्ती मुस्कुराई। ईवा ने बनावटी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और तेजी से ऊपर की ओर दौड़ गई। मुझे अपनी सुंदरता चाहिए नींद। कल वह कालकोठरी में प्रवेश करेगी। किसी कारणवश उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कल का दिन बहुत ही भयानक होने वाला था। तरोताजा होकर उसने उनके द्वारा लाए गए सामान को खोला और सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक है। जरूरत की चीज उसके स्पेस बैग में थी। बिस्तर पर बेफिक्र होकर गिरते हुए उसके होठों पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। मैं सामान्य रूप से खा सकता हूँ, चल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और जियो। मुझे यहाँ लाने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद। सोने से पहले उसका आखिरी विचार यही था। कमरा शांत था, लेकिन टैटू की आवाज बार बार गूंज रही थी। इसके कार्यों, उसकी पीठ पर आंसू की बूंद के आकार के 2 टैटू उभरे हुए थे जो दमक रहे थे। समय ही बताएगा कि मोती के पूरी तरह से अवशोषित हो जाने के बाद ईवा का क्या होगा। पर्याप्त ऊर्जा। तारांकन 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 तारांकन। दस्तक दस्तक। उठना, प्रशिक्षण का समय आ गया है। जूलियन की आवाज से ईवा अचानक जाग गई। उसका दिल उसके सामने तेजी से धड़क रहा था, दिमाग ने साथ दिया। उफ, मैं जाग गया हूँ। वह तकिए में मुंह दबाकर करा उठी। वह करवट बदलने ही वाली थी कि तभी उसके शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई और दरवाजे पर दस्तक हुई। दोबारा। आह, अब खटखटाना बंद करो, मैं जाग गया हूँ। ईवा दरवाजे पर चिल्लाई। उसका निरंतर दस्तक से उसका दर्द और बढ़ रहा था। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, दस्तक रुक गई। 5 मिनट में नीचे आ रही हूँ। जूलियन ने इन्हें छोड़ दिया शब्द कहे और चला गया। इस शरीर में आखिर क्या खराबी है? क्या ये क्षतिग्रस्त है या इसमें कुछ और समस्या है? मैं बार बार जाग नहीं सकता इस दर्द तक। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वह हवा में मौजूद ऊर्जा को तभी अवशोषित कर पाई जब उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसे याद आया कि उसके पास था 5 मिनट में नीचे आने वाली थी, इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में गई और अपना चेहरा और मुंह धोया। ट्यूब टॉप और लेगिंग पहनने से पहले कमरे से बाहर निकलते हुए उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया। रसोई के पास से गुजरते हुए उसकी नाक को एक गंध महसूस हुई। ताजी पकी हुई रोटी की खुशबू आई और उसके पैर पीछे की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर नजर घुमाकर और किसी को न देखकर वह चुपके से रसोई में घुस गई। शेफ वापस आ गया है, उसका चेहरा उससे दूर की ओर था। उसके हाथों ने रोटी के 3 टुकड़े पकड़े और वह चुपके से दूर चली गई। रसोई। उसकी कोहनी एक चम्मच से टकरा गई और वह काउंटर से लुढ़क गई। ईवा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चम्मच पकड़ लिया। किनारे लगभग जमीन को छू रहे थे। उसने राहत की सांस ली। आवाज गूंज उठी और शेफ ने उस आवाज को सुन लिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ नहीं मिला और उसने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह हवा का झोंका था। ईवा की उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह दौड़कर लिविंग रूम की ओर भागी। उसने जल्दी से रोटी खाए और अंदर जाने से पहले अपने होठों से रोटी के टुकड़े साफ किए। जूलियन था, वह धैर्यपूर्वक खड़ी होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम बिल्कुल समय पर आए हो, जूलियन ने लगभग निराश स्वर में बुदबुदाते हुए कहा और उसने जांच की। टाइमर। ईवा को लगा कि उसका लहजा ठीक नहीं था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। चलो आज बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें बुनियादी बातें सिखाऊंगा। बाहर जाते हुए उसने कहा, ईवा साथ साथ चलते हुए। प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचने पर बीच में पहले से ही एक डमी रखी हुई थी। आभा जूलियन के आसपास का माहौल बदल गया। अपनी लकड़ी की तलवार निकालो, जूलियन ने आदेश दिया। ईवा ने आज्ञाकारी ढंग से उसे बाहर निकाल लिया। आज तुम तलवार पकड़ना और सही मुद्रा बनाना सीखोगी, जूलियन ने उसे रास्ता दिखाते हुए कहा। तलवार पकड़ो। ईवा ने ध्यान से देखा और उसका पीछा किया, लेकिन वह गलत थी। अपनी पकड़ मजबूत करो। यह मजबूत होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कसा हुआ नहीं होना चाहिए। इस कदर, जूलियन ने कहा जैसे ही वह फिर से प्रदर्शित किया गया। ईवा ने सिर हिलाया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। पूरी उंगली नहीं। आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली ब्लेड को दिशा देते हैं, बाकी सब सहारा देने के लिए है। उसने बगल से उसे निर्देश देते हुए उसकी गलती सुधारी और समझाना। जूलियन के ईवा की पकड़ से संतुष्ट होने से पहले ही ईवा को अपनी उंगलियां सुनना महसूस होने लगी। वह उसने उसे हैमर ग्रिप दिखाई, जिसके बारे में उसने कहा कि यह शुरुआती लोगों के लिए आसान है। भविष्य की मैं, जूलियन की बातों पर कभी विश्वास मत करना, कभी नहीं। ईवा ने मन ही मन बड़बड़ाया, उसका कंधा तन गया। दर्द हो रहा है। जब वह युद्ध मुद्रा में पहुंची तो जूलियन की तलवार से उसे एक वार लगा, जिससे वह बच गई। संतुलन कायम है। गलत, इसे फिर से करें। आपका ध्यान क्यों भटक रहा है? आपके घुटने थोड़े से भी मुड़े हुए नहीं हैं। गलत। अपनी तलवार को अपनी छाती से लगाकर रखें और अपने सबसे मजबूत पैर से आगे बढ़ें। खुले मैदान में जूलियन की कठोर आवाज गूंज रही थी और थपथपाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ईवा थिपसीने से तरबतर, उसका गुस्सा लगभग भड़क उठा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दांत पीसते हुए उसने फिर से उन चरणों को दोहराया और सोचने लगी कि चंचल कहां है। जूलियन जा चुका था। इस शैतानी प्रशिक्षक की तुलना में उसे जूलियन की कमी अधिक खल रही थी। 1 घंटे बाद सुबह की रोशनी तेज हो गई थी और अंततः उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया। रुकना। हम आज यहीं रुकेंगे। आपने अच्छा किया। जूलियन ने अपने आखिरी वाक्य में उसकी प्रशंसा की, लेकिन ईवा की उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वह पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़ी। आधार। क्या अगली बार एथन मुझे सिखा सकता है? ईवा ने कमजोर आवाज में पूछा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या पूछ रही है। के लिए। जूलियन ने उसकी विनती सुनकर दया भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वह समझाने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईथन, जो सब कुछ देख रहा था, उनके पास गया। ठीक है, हम बारी बारी से करेंगे।
ईथन सहमत हो गया और ईवा को ऐसी राहत महसूस हुई जो उसे शुरुआत में कभी नहीं हुई थी। बेहद कठिन प्रशिक्षण। जूलियन ने उसके चेहरे पर राहत के भाव देखे और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे बस यही उम्मीद थी कि वह आगे आने वाले प्रशिक्षण को सहन कर सकता है। अध्याय 22 में रैंक किया गया राक्षस। ईवा वार्प गेट के सामने खड़ी थी, जूलियन और एथन उसके साथ थे। उसने गहरी सांसें ली। मुझे इस परिवहन माध्यम से होने वाली मतली से बहुत डर लग रहा था। वे एक खाली वार्प गेट के सामने खड़े थे। बाकी वाले लोगों से भरे हुए थे और उसने सोचा कि उन्होंने इस वार्प गेट को बाहर से क्यों नहीं भर दिया। अंदर हम जो भी कहेंगे वही होगा, जूलियन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके चेहरे से चंचल मुस्कान गायब थी। देखा जाना है। उसने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि वह जानती थी कि वे उससे कहीं अधिक अनुभवी थे। उसकी चलो चलते हैं, एथन ने कहा और वार्प गेट से एक कदम आगे बढ़ाया। ईवा की पकड़ उस पर और कस गई तलवार और वह भी वहां से गुजर गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे अपने संसार के घूमने का परिचित एहसास हुआ। उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा, पित्त उसके गले तक आ गया। जब वह कालकोठरी के सामने पहुंची तो उसने दीवार को पकड़ लिया और हौंकते हुए सांस लेने लगी। वह अपनी मतली को दबाने की कोशिश कर रही थी। 2 कैंडी एक ही समय में उसके मुंह में चली गई। उसके भीतर मिठास फैल रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत सामान्य हो गई। लगता है मुझे वार्प गेट्स का इस्तेमाल करने से मोशन सिकनेस हो गई है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। ईवा ये सुझाव दे सकती थी। वह उनकी ओर मुड़ी और कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। उसे ऐसा करना ही होगा। मिठाइयों का स्टॉक कर लो। वह उनकी मिठाइयां लेती नहीं रह सकती थी। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। हवा में व्याप्त नमी और सड़न के कारण ईवा की नाक थोड़ी सिकुड़ गई। उसने गौर किया कि यह कालकोठरी उस कालकोठरी से अलग थी जिसे वह जानती थी या जिसमें वह पहले भी कालकोठरी में जा चुकी थी। क्या सजावट अपने आप बदल जाती है? अनिश्चितता महसूस करते हुए वह उनकी ओर मुड़ी। क्या ये कोई और कालकोठरी है? उसने पूछा अनिश्चित स्वर। आखिरकार तुमने ध्यान दिया। क्या खाली वार्प गेट ने आपको कोई संकेत नहीं दिया? जूलियन के शब्दों ने आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे लगा कि वे जूलियन और एथन के प्रति सम्मान दिखा रहे थे, इसलिए उन्होंने लॉर्ड्स को पहले जाने दिया। ये किस तरह की कालकोठरी है? उसका मन आश्चर्य और सवालों से भर गया था। यह एक उच्च स्तरीय कालकोठरी है। सतर्क रहें। ईथन ने बगल से चेतावनी दी। जैसे ही वह लाया उसने अपनी तलवार निकाल ली। ईवा ने अपना सवाल रोक लिया। उसकी निगाहें नसों जैसी दिखने वाली दीवारों पर टिक गईं। वे गुनगुना रहे थे मानो जीवित। उसके शब्दों से उसके सिर में झुनझुनी सी दौड़ गई और वह सतर्क हो गई क्योंकि उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंश क्लैंग क्लैंग। अचानक वह ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। ईवा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। यह भूकंप जैसा था। कुछ बहुत बड़ा था उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जूलियन और एथन ने भौहें चढ़ाते हुए एक दूसरे को देखा और फिर ईवा के सामने चले गए। वे जानते थे किस तरह के राक्षस ने इतना शोर मचाया। जब ईवा ने शोर मचाने वाले राक्षस को देखा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। घृणा से भरी निगाहों से रोंगटे खड़े होते हुए उसने अनगिनत काले लोगों को देखा। कवचधारी चींटियां। ईवा ने कुछ चींटियों को दीवारों और छत पर चढ़ते हुए देखा। चारों ओर चींटियों का समुद्र सा दिखाई दे रहा था। ईवा ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही जब उसने उनके कठोर खोल जैसे शरीर देखे। ईवा, जो लोग हमारी नजरों से बचकर निकल जाते हैं उनसे निपटो, एथन ने आदेश दिया। उसने अपना हाथ हिलाकर एक और इशारा किया। चींटियों के एक समूह को उनके टुकड़े टुकड़े होने से पहले ही तुरंत जमा दिया। चींटियों के एक और समूह ने तुरंत उस खाली जगह को भर दिया जहां पहले वाले गिरे थे। उसके खूबसूरत लेकिन घातक हमलों को देखकर ईवा की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह वापस खींची चली गई। जूलियन ने चींटियों के एक बड़े समूह को एक ही स्थान पर रोक दिया। जब उसने पलकें झपकाईं तो रुकी हुई चींटियों के अनगिनत कटे हुए सिर जूलियन के चारों ओर बिखर गए। वह उनके बीच में खड़ा था। उसकी तलवार से काला खून टपक रहा था। ये क्या हो गया? जूलियन के हमले से ईवा बुरी तरह सदमे में थी। ये सब पलक झपकते ही हो गया, मानो वह एक पल में ही कहीं और पहुंच गया हो। धिक्कार है, मेरे साथी किस तरह के राक्षस हैं? उसने उन्हें देखते हुए सोचा। चींटियों की सेना का ऐसे संहार करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 चींटियां जिनकी पिघली हुई काली आंखें चमक रही थी उस चीज की ओर निशाना साध रही थी जिसे वे देख रही थी। कमजोर प्रतिद्वंद्वी। वे बिना आवाज किए छत से रेंगते हुए निकले और पीछे प्रकट हुए। ईवा को इसकी जानकारी नहीं थी। लड़ाई देखने में मग्न ईवा को अपनी ओर आ रहे खतरे का एहसास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि एथन राक्षसों पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वही से किसी और चीज के लिए आरक्षित रखना। अचानक उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। वह बाल बाल उनके नुकीले पैरों से बची जो उसकी ओर आ रहे थे। खोपड़ी। उसके एक अंग ने उसके कंधों पर गहरा घाव कर दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था। हाथों से इशारा करते हुए ईवा को ठंडे पसीने आने लगे और वह तुरंत पीछे हट गई। उसकी खोपड़ी लगभग छेद दी गई थी। चींटियों को अपनी ओर दौड़ते देख उसने खुद को अपने हरे गुंबद में लपेट लिया। क्लैंग। उसकी तलवार और उनके शरीरों के बीच घर्षण से चिंगारियां उत्पन्न हुई। ईवा के हाथ सुन्न हो गए। कंपन से उसे कोई आहत्ता नहीं हुई और जब उसने उनके कवच पर कोई खरोंच नहीं देखी तो उसका दिल बैठ गया। ईथन और जूलियन ने देखा कि वह मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। उसे खुद ही कुछ करना पड़ा। इस राक्षस को स्वयं ही हराना है। यह इस कालकोठरी का सबसे निचले दर्जे का राक्षस था। अगर वह एक सी रैंक के राक्षस का सामना नहीं कर सकती तो आगे आने वाली चुनौतियों से वह कैसे बच पाएगी? आगे। ईवा। उनकी कमजोरी उनकी गर्दन के पीछे की पतली सी रेखा है। ईथन चिल्लाया और वहीं जम गया। और अधिक चींटियां। ईवा के कान खड़े हो गए और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक उठी।
उसने एक चींटी को चकमा दिया और निशाना साधा दूसरे की गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया कि कहना आसान है, करना मुश्किल। चींटी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और असंभव कोण पर चकमा दे दिया। इसकी पिघली हुई काली क्रिस्टल जैसी आंखें सीम्ड टू रीड हर एवरी मूव। दूसरी चींटी ने इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया। उस बल ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया, उसे दीवार पर पटक दिया। उसकी सांस गले में अटक गई और उसका हाथ कमजोरी से नीचे गिर गया और दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने संघर्ष किया, उसके शरीर में एक तीव्र जलन सी दौड़ गई। खड़ा होना। उसके होठों के कोने से खून टपक रहा था, जहां उसने अपनी जीभ को जोर से काट लिया था। चींटियों ने उसे संभलने का समय ही नहीं दिया। उन्होंने एक ही समय पर हमला किया। एक पैर लक्षित, एक उसके गले के लिए, दूसरा उसके पेट के लिए। जूलियन और एथन की आंखें चौड़ी हो गईं, वे आखिरी क्षण में उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। दूसरा, ईवा को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन उसकी उंगली पर बना टैटू फड़क रहा था। इसने चींटियों पर हमला किया और उनका रस सोख लिया, बिजली की गति से ऊर्जा। ईवा को लगा कि उसने अपनी शक्तियों को आखिरी समय में सक्रिय किया था, संयोगवश समय टैटू के हमले के अनुरूप। उसे टैटू की भूमिका का एहसास नहीं हुआ और उसे केवल इतना महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा अवशोषण क्षमता में सुधार हुआ है। उसके अपग्रेड के बाद से अपनी ऊर्जा को समाप्त होते देख चींटियों ने भागने की कोशिश की। उनकी चाल धीमी हो गई, उनका चमकीला कवच धीरे धीरे फीका पड़कर मैट ब्लैक रंग का हो गया। ईवा ने इस अवसर का लाभ उठाया और झटपट उनकी गर्दनें काट दी। उसने राहत की सांस ली, थकान और दर्द से कराहते हुए दीवार से नीचे फिसलना। दांत पीसते हुए उसने अपनी हड्डियों को फिर से समेटा और चीख को दबाते हुए मुंह बनाया। जूलियन और एथन के दिल राहत से हल्के हो गए, लेकिन उनके चेहरे गंभीर हो गए क्योंकि उन्हें आखिरकार उस चीज की उपस्थिति का एहसास हुआ जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अध्याय 23 धत्तेरे की, स्थिर खड़े रहो। ईवा दीवार के सहारे खड़ी होकर अपने घाव को ठीक कर रही थी, तभी उसे आसपास की हलचल का एहसास हुआ। अचानक सन्नाटा छा गया। उसने झट से अपना सिर एथन और जूलियन की ओर घुमाया और तभी उसे एक बेहद भयावह दृश्य दिखाई दिया। दृश्य, चींटियां अलग हो गईं, जिससे बीच का हिस्सा खुला रह गया। उन्होंने एक साथ अपने सिर झुका लिए, मानो एक भयावह उपस्थिति को स्वीकार करना। ईवा खड़ी थी, उसके हाथों में तलवार कसकर पकड़ी हुई थी, उसकी निगाहें उस विशालकाय आकृति पर टिकी हुई थी। परछाई नजदीक आ रही है। ईवा, पीछे रहो, अपनी दवाइयां ले लो, एथन ने आदेश दिया। उनका सहज व्यवहार गायब हो गया, तेज फोकस द्वारा प्रतिस्थापित। उनकी आभा ने उसे सांस लेने में कठिनाई पैदा कर दी। इसी क्षण उसे समझ आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। उनके प्रति भय और सम्मान दोनों थे। ईवा जल्दी ही उनके दबाव की आदी हो गई, लेकिन जब उसने एक झलक देखी तो उसका दिल जम गया। एक विशाल लाल कवचधारी चींटी, उसका शरीर क्रिस्टल जैसी रोशनी में चमक रहा था। उसके मुंह से काला विषैला कोहरा निकला, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। ईवा को लगा जैसे वह एक चींटी हो। इस चींटी के सामने एसएसएस रैंक वाला राक्षस, ये शक्ति स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें रहना चाहता हूं, चिंता मुक्त दुनिया, मुझे शक्तिशाली बनना होगा। यह विचार उसके मन में आया। बीज बोना। वह जानती थी कि अगर उसने मदद की तो वह बेकार साबित होगी, उन्हें रक्षा करनी होगी और लड़ना होगा, साथ ही साथ एक राक्षस भी। इसलिए वह आराम से बैठ गई, एक बोतल विषनाशक औषधि पी ली और आगे होने वाली लड़ाई को देखने लगी। चींटी अपने आकार के हिसाब से कहीं अधिक तेजी से चल रही थी। उसने अपने नुकीले पैरों को उनकी ओर घुमाया और वे चकमा खा गए। फुर्ती से जूलियन ने इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया, जिससे एथन को इसके दाहिने पैर को स्थिर करने का मौका मिल गया, लेकिन राक्षस से जल्दी से खुद को छुड़ा लिया। पैर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसकी जगह दूसरा पैर उगाया। उसने अपना मुंह खोला, तीव्र आघात तरंगे उत्पन्न करते हुए। ईवा ने अपने कान ढक लिए, आवाज इतनी तीखी थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। एतान वह उसकी ओर तेजी से दौड़ा। हवा में उछलते हुए उसने अपनी बर्फ का इस्तेमाल करके राक्षस के करीब एक ठोस पहाड़ी बना दी। उसने झूला झुलाया, उसने अपनी तलवार सीधे उसके मुंह में घुसा दी, जिससे काला खून बाहर निकल आया। चींटी क्रोध से चीख उठी, उसके पैर आपस में टकराने से चिंगारियां निकलने लगी। बिजली के साथ तेज गति से इसने एथन पर हमला किया। एथन बच निकला और राक्षस के शरीर पर पैर रख दिया, उसका मुंह बर्फ से ढक गया। वह तेजी से भागा, उसकी तलवार चींटी के शरीर पर एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा घाव बना रही थी। जूलियन ने निचले शरीर पर हमला किया, उसकी तलवार कवच को मक्खन की तरह काट रही थी। हर पल चींटियों पर वार होते रहे और इससे पहले कि चींटी अपने कटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ पाती, वह खत्म हो गई। पहले से ही इसे चीर फाड़ कर रहा है। चींटी दर्द और हताशा से भरी हुई थी, उसने अपनी काली चींटियों को उठाया और उन्हें फेंक दिया। उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करना। जूलियन ने उन्हें जमा दिया, अपनी तलवार घुमाई और उनके सिर काट डाले, जो उसके हमले से बच निकले। ईवा की ओर बढ़ते हुए उसने उसे पकड़ लिया। जूलियन ने एक पल के लिए मुड़कर देखा कि वह इसे संभाल सकती है, और फिर उसने सामने खड़े राक्षस का सामना किया। उसे, ईथन, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। उसने अपनी तलवार को एथन से बदलने से पहले उसे आवाज दी। बायां हाथ। मांसपेशियों में हलचल शुरू होने से पहले एथन ने धीमी आवाज में गुनगुनाया। वह चारों पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया, उसके शरीर से बाल उग आए और वह एक काले पैंथर में बदल गया। क्रिस्टल जैसी चमक में उसके चिकने बाल दमक रहे थे, उसके पंजे चींटी के शरीर में धंसे हुए थे, जैसे ही वह बिजली की गति से उसकी गर्दन की ओर झपटा। बादल की गरज। उसने एक दहाड़ मारी और इससे पहले कि चींटी उस क्षेत्र की रक्षा कर पाती, उसके दांतों ने उसकी गर्दन फाड़ दी। इसका सबसे मजबूत कवच। जूलियन अचानक प्रकट हुआ, उसकी तलवार खुले घाव को भेदते हुए अंदर घुस गई। जूलियन ने तलवार की मूठ से वार करते हुए और गहराई तक वार किया। चींटी ने एक तीखी चीख मारी, जिससे पूरा इलाका हिल गया। उसकी ध्वनि जैसी चीख से दरारें पड़ गईं। क्रिस्टल पर दिखाई देते हैं। छटपटाते हुए उसने अपना शरीर दीवार पर पटक दिया। बूम। जूलियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एथन को पकड़कर उन दोनों को टेलीपोर्ट करके दूर ले गया। हिंसक राक्षस। ईवा दीवार को पकड़े खड़ी थी, उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। तभी उसने खून से लथपथ चींटी को चाकू से गोद दिया, उसकी गर्दन के माध्यम से।
उसका शरीर काले खून से लथपथ था और वह 5 चींटियों के सामने खड़ी थी। वह दाईं ओर हट गई। हमले से बचना। तलवार घुमाकर एक और हमले को रोकने की कोशिश में उसकी भुजाओं में दर्द होने लगा। उसकी तरफ अपने गुंबद के पीछे छिपकर उसने मरी हुई चींटी को घसीटा और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मैं मरने जा रहा हूं। मुझे अभी तक किसी भी चीज में आनंद नहीं आया है। वह मन ही मन रोते हुए बोली और बचती हुई आगे बढ़ गई। चींटियों के बीच से दौड़ते हुए, उनके चारों ओर भागते हुए। उसके हाथ फैले हुए थे। वह हर संभव मौके पर अपनी ऊर्जा खर्च कर रही थी, इसलिए वह उन्हें मार सकता है। लेकिन चींटियों में अक्ल आ गई थी। वे उससे दूर हटकर उस पर दूर से हमला करने लगी। ध तेरे की, स्थिर खड़े रहो। चींटियों के उसके शरीर से बाहर निकलने पर ईवा गुस्से से भड़क उठी। पहुंचना। उसके शरीर पर पहले से ही घिनौने काले खून के कारण चिपचिपाहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। उस पर वह बड़ी मुश्किल से खुद को अपने कपड़े फाड़ने से रोक पाए। ईथन और जूलियन ने देखा जब उन्होंने उसकी चीखें सुनी तो वे वहां से चले गए। अगर हालात ऐसे न होते तो जूलियन भड़क सकता था। उसकी घृणा भरी साफ सफाई के प्रति दीवानगी वाले चेहरे के भाव देखकर हंसी। वे लाल चींटी की ओर मुड़े और देखा कि वह खुद को ठीक करने के लिए अपनी ही एक चींटी को खा रही है। वे तेजी से भागे। दोनों उसकी ओर सीधे गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही जूलियन ने चींटी को रोका, ईथन के पंजों और दांतों ने उसकी कवचधारी गर्दन को फाड़ दिया। बंदूक ने अपनी तलवार के मूठ पर वार करके उसके कमजोर बिंदु पर और गहरा प्रहार किया। ये राक्षस अपनी तीव्र पुनर्जनन क्षमता और हीरे जैसी कठोर कवच के लिए जाना जाता था। इसकी गर्दन, अगर खास तौर पर बनाई गई तलवार और एथन के नुकीले दांत न होते तो वे बच नहीं पाते। इस पर एक खरोंच आ गई है। चींटी में पहले से ही हिलने डुलने के संकेत देखकर जूलियन ने अपने हाथों को दक्षिणावर्त घुमाया। तेज गति से तलवार को गति देते हुए तेजी से और गहराई तक वार करना। जूलियन को यह आभास हुआ कि वह राक्षस के केंद्र के करीब है। चींटी ने अपनी मौजूदगी का एहसास करते हुए जोर से छटपटाया। नजदीक में मृत्यु। उसने अपने शरीर को दीवार पर और जोर से पटका। उसके नुकीले पैर उसकी गर्दन के ऊपर बुरी तरह से लहरा रहे थे। ईथन को राक्षस से दूर न गिरने के लिए अपने पंजे उसमें गाड़ने पड़े, जबकि जूलियन ने उसे पकड़े रखा। उसने तलवार को उस पर टिकाया और बेरहमी से उसमें घुसा दिया, जिससे राक्षस का मूल भाग टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ सेकंड तक फड़फड़ाने के बाद वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। कांपते हुए ईवा लगभग एक चींटी के उठे हुए पैर में जा घुसी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और थोड़ा पीछे हट गई। उसका माथा कील से बस 1 इंच की दूरी पर था। उसने मुश्किल से सांस ली, पसीना उसके शरीर से नीचे बह रहा था। चेहरा। चींटियां जम गईं, उनके एंटीना फड़फड़ाने लगे मानो उन्हें अपनी रानी की मृत्यु का आभास हो गया हो। गए थे वे बेखौफ होकर एथन और अन्य लोगों पर अपनी जान की परवाह किए बिना हमला करने के लिए दौड़ पड़े। अध्याय 24W हमारे पास जीने के लिए 10 साल की हवा है। चींटियों ने बिना किसी परवाह के हमला किया और ईवा उन्हें मारते हुए अधिक ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम रही। टैटू ने अपना काफी हिस्सा सोख लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ पर फैलता चला गया। जैसे जैसे वह संघर्ष कर रही थी, उसे अपनी पीठ में जलन वाला दर्द महसूस हुआ। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि यह उसकी अपनी समस्या है। लंबे समय तक तलवार चलाने के कारण उसके कंधे दुख रहे थे। ईथन और जूलियन बची हुई चींटियों को खत्म कर रहे थे। जब उनका काम पूरा हो गया तो लाश प्रकाश से जगमगाते हुए वह उनके शरीरों में प्रवेश कर गया और बीच में एक छाती प्रकट हुई। ईवा दर्द से कराहते हुए तेजी से धड़कती छाती और थरथराती बाहों के साथ जमीन पर गिर पड़ी। वो कब सामने एक संदूक देखकर उसने अपनी जीभ चिपकाई। छी, कितना कंजूस है। उसने कुछ बुदबुदाया। वह इतनी थक चुकी थी कि अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रही थी। इतनी बड़ी संख्या में चींटियों और रानी चींटी के बावजूद उन्हें केवल एक ही संदूक मिला। कालकोठरी की कंजूसी का स्तर देखकर वह हैरान रह गई। उसने खुद को ठीक किया और धीरे धीरे उनके पास पहुंची। उनके बीच खड़े होकर वे देख रहे थे छाती पर। Ethan and Julian's faces held no surprise. They had fought with these monsters before and received a chest drop item. सीने में क्या है? लाल रंग के सीने को घूरते हुए ईवा ने उत्सुकता से पूछा। इसे खोलें और पता लगाओ, जूलियन ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे विषय वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन दोनों ने यही मान लिया था ये रत्न, क्रिस्टल या जड़ी बूटियां थी। उन्हें सामान्य वस्तुएं ही मिलती थीं। ईवा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह भाग्य का पिटारा खोल रही हो। वह घुटनों के बल बैठकर संदूक को सावधानीपूर्वक खोलने लगी। वस्तु को देखकर उसका चेहरा भावहीन हो गया। अंदर, ये किस प्रकार का जादू है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अविश्वास से बुदबुदाते हुए आंखें बंद कर ली। ईथन और जूलियन के हैरान चेहरों के नीचे एक बार फिर सीने पर वार किया गया। ईवा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और खुद से कुछ बुदबुदाने लगी। भाग्य की देवी, भाग्य के सज्जन या जो भी मुझे बेमिसाल किस्मत देता है, मुझ पर भी वैसी ही बेमिसाल किस्मत बरसाओ। उसने अपने शरीर को रगड़ना बंद कर दिया, हाथों को ऊपर उठाया और छाती को दोबारा खोलने से पहले फिर से गहरी सांसें ली। लेकिन अंदर का सामान वही रहा। बीच में एक सोने की चाबी पड़ी थी। आह, पैसा कहाँ है? मेरे सिक्के, क्रिस्टल के? कुछ नहीं। हताशा के आंसू बह निकले उसकी ठुड्डी। उसकी टूटी हड्डियों और दर्द भरे हाथों के बावजूद यह एक अद्भुत सुनहरी चाबी है। फिर उसे ईथन और जूलियन द्वारा चींटी की रानी को मारने के लिए किए गए संघर्ष की याद आई और वह मुड़ गई। उनके हैरान चेहरों को देखकर उसने उन्हें धीरे से थपथपाया और दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, चिंता मत करो। दुखद, हम इसे अभी भी बेच सकते हैं। सोना है। उसने दिलासा भरे लहजे में कहा, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए। उसके चेहरे पर सकारात्मक मुस्कान थी। उसके स्पर्श से वे अपनी तंद्रा से बाहर आ गए। जूलियन और एथन ने उलझन भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। निगाहें। यह अप्रत्याशित था। जूलियन नीचे बैठा और चाबी उठा ली। हथेली में तेज दर्द महसूस होते ही उसने उसे झट से नीचे गिरा दिया। क्लैंग। वे आश्चर्य से उसकी ओर मुड़े और उसकी झुलसी हुई हथेली देखी। उसकी हथेली खून से लथपथ थी, पूरी तरह से विकृत। ईवा सहज रूप से चाबी से पीछे हट गई, इस बात से शुक्रगुजार थी कि उसने उसे उठाया नहीं। एथन का सबकी निगाहें चाबी पर टिकी हुई थी, जो जमीन पर सीधी खड़ी प्रतीत हो रही थी।
सुनहरी रोशनी और तेज हो गई, जिससे ईवा और जूलियन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। कुंजी की चमक तेज हो गई, जिससे उन्हें अपनी आंखें ढकने और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बूम! एक तीव्र भूकंपीय लहर उठी, जिसने उन्हें कालकोठरी से बाहर फेंक दिया और यहां तक कि सभी को प्रभावित किया। भूमिगत शहर। अपनी सारी तकनीक को बंद कर देने से बिजली गुल हो गई, जिससे सब कुछ ठप हो गया। शहरों में घोर अंधेरा छा गया। भीड़ में दहशत फैल गई, उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। पृथ्वी भर की कालकोठरियां कांप उठी, उनकी छतों से रेत ऐसे गिर रही थी मानो वे रह सकता है। हमलावरों ने अपने सामने मौजूद राक्षसों की अनदेखी करते हुए ताना बाना द्वार की ओर दौड़ लगाए, जो धुंधला होता हुआ प्रतीत हो रहा था। कालकोठरी के राक्षस भी भय के मारे अपने घोंसलों में लौट गए। दुनिया इस दौर से गुजर रही थी एक महत्वपूर्ण बदलाव। ईवा और बाकी लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे, खून बह रहा था उनके कानों के नीचे। वे कालकोठरी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी लोगों की तरह शहर के द्वार क्षेत्र में फंस गए। ब्रीथ फोर्स की न्यूनतम मात्रा। सांस लेने में दिक्कत होने से ठीक 3 दिन पहले ही उनकी सांस रुक गई थी। वहां जमा हुए लोग भय और दहशत से भरे हुए थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। हो रहा था। धक्का दिए जाने के बाद उनकी चीखें और भागते कदमों की आवाजें गलियों में गूंज उठी, बिना किसी चेतावनी के घोर अंधेरे में। इसी बीच कालकोठरी